24 फरवरी 22 को बोला था इन दिस सेशन एंड देन फाइनली ऑन हियर. सो गुड टू सी यू एंड वेलकम टू द सेशन. 3 पार्ट में एक्चुअली सेशन को हमारे पास टाइम जो है वो 1.5 घंटे का है. दैट्स व्हाट आई बिलीव कि 6:30 तक कंक्लूड करना है हमें. तो 3 पार्ट में है. फर्स्ट इज बेसिकली पार्ट इज कि जहाँ पे अभी पास्ट फॉर फ्यू डेज काफ़ी बहुत सारे नोटिफिकेशंस, जजमेंट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एंड सर्कुलर्स का काफ़ी कुछ बम्बार्डमेंट हुआ है. सडनली यू फील कि एग्जैक्टली क्या हो गया. सडनली फाइनेंस एक्ट 2024 भी नोटिफाई हो गया, इसके अंदर चेंजेस आ गए. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज बेसिकली वेयर वी वांट टू सी कि जीएसटी आफ्टर 7 ईयर आज की डेट में क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है एंड वेयर डू वी स्टैंड. डिपार्टमेंट के पास में क्या इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास में क्या है. एंड थर्ड वाज एक्चुअली नॉट ओपन हाउस, क्योंकि इनिशियली ओपन हाउस की बात हो रही थी, बट देन जिस वक्त बेसिकली पारस ने जो कहा था वो कहते कि हम जीएसटी को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं. बहुत टाइम से हमने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है. सो आई थॉट बेसिकली टू पिक अप लाइक बेसिकली सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम इनिशियल सेक्शंस एंड देन सी बेसिकली एग्जैक्टली क्या क्या डेवलपमेंट है, रादर देन बेसिकली हम क्लॉज बाय क्लॉज जाके समझें एंड टेक्निकल करें. तो आइडिया इज नॉट दैट. आइडिया इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड द लॉ इन अ सिंपलर मैनर व्हिच बेसिकली स्टेज इनटू आवर माइंड एंड नॉट टू ओवरलोड द इंफॉर्मेशन. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कहा बहुत हो गया. तो वील गोज लाइक स्लोली, वील अंडरस्टैंड बेसिकली एग्जैक्टली क्या क्या है उस हिसाब से. सो टू बिगिन विद अभी जो काफ़ी कुछ जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सफारी रिट्रीट का. सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया 3 अक्टूबर 2024 को, जिसके अंदर उन्होंने सफारी रिट्रीट के बारे में जजमेंट दिया. इसका बैकग्राउंड ये था कि 27 अप्रैल 2019 को ओडिशा हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया. मैटर ये था कि एक मॉल बना, मॉल के अंदर अराउंड 30 करोड़ के करीब का आईटीसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉल वाज एक्यूमुलेटेड. तो आइडिया वाज कंटेंशन ऑफ द एपेलेंट वाज कि इसका हमें आईटीसी मिलना चाहिए. हमारे पास में जो सेक्शन जो अवेलेबल है, जो जहाँ पे हमें ब्लॉक क्रेडिट है, दैट इज सेक्शन 17(5), जहाँ पे उन्होंने पूरा स्पेसिफाई कर रखा है कि कहाँ पे आपका आईटीसी मिलेगा. सी और डी में दोनों में ये स्पेसिफाई किया हुआ है. हाँ, मतलब लार्जली, बट पहली बात तो 17(5) है जो के बाद जो सब क्लॉज सब आ रहा है. 17(5) के अंदर बेसिकली पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है कि कहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता. एंड स्पेसिफिकली जो क्लॉज जो है सी और डी की बात है, जहाँ पर वो बात करते हैं कि आपको जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जहाँ बात करते हैं वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलता. अब उसका जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर जहाँ पर वो पहली बात करते हैं कि आप जो 17(5)(c) की बात करते हैं, वहाँ पे ये बात ये करते हैं कि जिस समय भी आप कोई सा भी अपने ओन पर्पस के लिए आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, उसके अंदर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. 17(5)(d) है, these are basically in relation to work contract services, and 17(5)(d) is basically जहाँ पर आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज आप प्रोक्योर कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट और मशीन. तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो आया, जो रीड कि कहाँ पे उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो जजमेंट दिए. तो फर्स्ट उन्होंने कहा था, देखिए कि पहली बात तो एक्ट के अंदर जो 17(5)(c) और 17(5)(d) है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. ये इसमें नथिंग इज टू बी डन, बिकॉज ओडिशा हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे किया था, उन्होंने कहा था दिस क्लॉज 17(5)(c) एंड d नीड टू बी रेड डाउन. इट नीड टू बी बेसिकली सी इनटू द होल स्कीम ऑफ आईटीसी. जो जीएसटी का जो बेसिक पर्पस था वहाँ पे ये था कि जिस समय भी आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर अल्टीमेटली उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर आपको आईटीसी मिलना चाहिए. तो उन्होंने कहा था एक्चुअली में ये जो 17(5)(c) और d जो आपने बनाया है, इसके अंदर ये अल्टीमेटली आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया, जिसके कारण आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा. जबकि आप मॉल के अंदर आप शॉप को रेंट करने वाले हैं, तो उससे आपको एक इनकम जनरेटिंग आपके पास सप्लाइंग एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इसलिए आपको आईटीसी मिलना चाहिए. तो दिस वॉज बेसिकली होल बैकग्राउंड. तो सबसे पहली बात तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया उसके अंदर यह है कि आप 17(5)(c) एंड d आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. फर्स्ट पार्ट. इसके अलावा एक उन्होंने बोला कि जब जो सेक्शन 16(4) जहाँ पर एक है कि आपको जो आईटीसी अवेल करने के लिए एक आपके पास में एक लिमिट है, नंबर ऑफ डेज है. दैट इज बेसिकली पहले जो हुआ करती थी 30 सितंबर हुआ करती थी, बाद में ये डेट बढ़ के 30 नवंबर हो गई है. दैट इज ऑल्सो वैलिड. 16(4) इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. इसके अलावा और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा देखिए आईटीसी इज अ बेनिफिट
आप ऐसे एज ए मैटर ऑफ राइट आप उसे अवेल नहीं कर सकते। सेक्शन 14 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप वो करके आप ये नहीं कह सकते देखिए मेरे को बेनिफिट है मेरे को मिलना ही मिलना, ऐसा नहीं कह सकते। तो आपको ये बेनिफिट स्टैच्यूट जो आपको प्रोवाइड करेगा आपको वो मिलेगा, उसके अलावा नहीं। पहली बात ये। इसके अलावा एक फर्दर उन्होंने एडिशन किया, उन्होंने कहा देखिए जी जो वर्ड 17(5)(c) के अंदर उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी यूज किया। तो प्लांट एंड मशीनरी तो इज वेरी स्पेसिफिक, इसके अंदर आप कहीं पर भी आप बिल्डिंग या कहीं पर भी आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये प्लांट एंड मशीनरी। पर एक्ट ने जब यूज किया प्लांट और मशीनरी, तो उन्होंने कहा कि पहली बात जो एक्ट ने यदि और वर्ड यूज किया है तो जो लॉ मेकर were well aware about the distinction of plant and machinery and plant or machinery. So they were basically use this word consciously. तो अब उसके अंदर फर्दर फिर आया आपके अंदर कि जिस समय आप प्लांट और मशीनरी की बात करते हो तो wherever the building can be treated or can be used in a shape of plant, then you can claim the benefit. ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी। कैन बी यूज प्लांट के अंदर उन्होंने एक फर्दर कंडीशन डाली कि एंड यू नीड टू सी टेक्निकली वेदर दैट बिल्डिंग कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट। अब इस पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट साहब ने वहां पे कहीं पे क्लियर जजमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो हम नहीं इसके बारे में नहीं, इन्होंने इस मैटर को उठा के ओडिशा हाई कोर्ट को दे दिया कि आप इसे एग्जामिन कर लो, ये जो आप ये मॉल जिसका आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो आप इसे एग्जामिन करो कि क्या कैन दिस बी ट्रीटेड एज प्लांट, एंड इफ यू कंसीडर दिस टू बी प्लांट देन आप उसका बेनिफिट ले। ठीक है, तो मैटर वहां पे पहुंच गया, तो आपके पास में क्लियर वर्डिक्ट तो आपके पास आज की डेट में नहीं है। लेट मी फर्दर। अब इसके साथ में फर्दर राइडर्स जो आ रहे हैं, पहली बात तो ये जो 16(4) की कंडीशन होने वाला था वैलिड। ठीक है जी, आपके पास में टाइम अवेलेबल है दैट इज 30 नवंबर 2024। 30 नवंबर 23 हो गया, यदि आपने पहले क्लेम नहीं किया, अवेल नहीं किया, तो वो तो अभी फिलहाल आपके पास में नहीं है। या तो आपने अवेल नहीं किया, एक तो कंडीशन ये, तो आप कैसे अवेल करोगे, तो हाई कोर्ट में जाओगे पे अगेन यू विल टॉक अबाउट बेसिकली आप 16(4) जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इज नॉट वैलिड, दिस इज माय बेनिफिट, वो फिर कोर्ट में केस चलेगा। वन पार्ट। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने ऑलरेडी अवेल कर रखा था पर यूटिलाइज नहीं किया। यदि आपने ऐसा है यूटिलाइज कर लो, इफ यू कंसीडर दिस टू बी प्लांट, तब तो नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये करना है। दूसरी बात ये है कि अब मतलब अब आपके पास जो रिटर्न अवेलेबल है आज की डेट के अंदर, ओनली अक्टूबर की रिटर्न अवेलेबल है, सितंबर की तो जा ही रही है अभी, या तो सितंबर के भी 30 सितंबर को जानी है, अभी 20 अक्टूबर को जानी है, या तो उसमें अवेल कर लीजिए, अक्टूबर वाली अभी में अवेल कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप इसे एटलीस्ट आपके पास में फाइटेबल ग्राउंड है। सो दिस इज द सफारी रिट्रीट, जहां पर भी कहीं पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया। सबसे पहले इसके अलावा उन्होंने एक और भी बोला, उन्होंने कहा कि जब वर्ड जो उन्होंने यूज किया हुआ है 17(5)(d) के अंदर, if you are using this plant and machinery for own needs or this is used as a setting to revenue to generate revenue, तब आपको एडीसी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओन नीड का मतलब है सपोज मॉल के अंदर आपने शॉप बनाई और आप उसको सील करने वाले हो, ओन नीड से बेनिफिट नहीं। यदि आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई या आपके पास शॉप है, यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे बैठ के आप काम कर रहे हो, वो भी आपकी दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सेटिंग टू जनरेट रेवेन्यू, बट इससे डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अब आपके पास जो अवेलेबल है वो ये है कि जहाँ पे पर्टिकुलर बिल्डिंग, सपोज हम कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट है, अब न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो पर्टिकुलरली जो मशीन यूज हो रही है या वहाँ पे जहाँ पे जब पूरा लग रहा है, आप वो कह सकते हो साहब ये बिल्डिंग प्लांट में है, पर क्वेश्चन ये है कि उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो एक अनदर नेक्स्ट पार्ट है। हाँ जी सर, जो दो वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट और मशीनरी, इसकी वजह से क्या डिफरेंशिएशन हुआ? सर प्लांट एंड मशीनरी इज डायरेक्ट, और दूसरा ये है कि अगर जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग कोई बना रहा है, फैक्ट्री में लगा रहा है, सर मैं कह रहा हूँ आप 75(d) को देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड लिख रखे हैं फॉर यूज फॉर ओन नीड्स, यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन नीड्स और यूज एज ए बेसिकली फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, फॉर बेसिकली फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जनरेटिव रेवेन्यू तो हो रहा है फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप ये कह रहे हैं बेसिकली जो उन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग में ना बनाई अपने सर वो बड़ा क्लियरली उन्होंने जजमेंट में बोल दिया कि जहाँ पर भी वेयर दिस इज यूज्ड एज ए फैसिलिटी टू जनरेट द रेवेन्यू, तब उसके अंदर कहीं पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डायरेक्टली यदि सपोज आप रेंट जनरेट कर रहे हैं तब वो कह रहे हैं मिल जाए। सर इसका मतलब होटल्स में मिल जाना चाहिए। होटल्स
और हॉस्पिटल्स और होटल्स और सिनेमा का, उसके अंदर टू जजेस की बेंच की जजमेंट आई, जिसके अंदर उन्होंने कहा था उसके अंदर तो ऑलरेडी हमने बोल दिया कि इस पे आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको तो मिलेगा नहीं। बट सफारी के बाद कोई चेंज, सफारी के बाद उन्होंने बोला था कि इसको तो मिलेगा। बात होटल्स और सिनेमा घर के अंदर ऑलरेडी 2 जजेस की आपके ऑलरेडी डिसीजन आ गया था, जहाँ पे नहीं मिलना इसलिए नहीं। तो सिर्फ आपको प्लांट मशीनरी और प्लांट और मशीनरी में क्या फर्क हो गया सर प्लांट और एंड मशीनरी का मतलब ये हुआ कि जो भी मशीन है, जिस तरह हम अपनी बिल्डिंग के अंदर फिक्स एसेट्स में हम कैपिटलाइज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में करते हैं। इसका मतलब जो बेसिकली जो मशीन है ना, दैट इज बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी के अंदर के दैट जो पर्टिकुलर जो आपने परचेज करी है ना, वेदर इज ए प्लांट और मशीनरी, इट कैन बी डिफरेंट। तो इसलिए उन्होंने बोला था मशीनरी तो है नहीं बिल्डिंग, प्लांट हो सकती है। इसलिए प्लांट यदि होती है तो आप देख लो जो फंक्शनैलिटी टेस्ट यूज करो आप उसके बेस पर अभी। तो दिस इज द वन थिंग। नाउ वी आर एक्चुअली नॉट अवेयर कि फर्स्ट बेसिकली व्हाट विल बी द गवर्नमेंट take on this thing. Now there might be basically some retrospective amendment in plant or machinery. Let's see this. Sir, can the definition of plant under Income Tax Act for the sections under 80IB and all जो पहले चलते थे, can they be imported under GST Act? सर आप वही यूज करेंगे पर अल्टीमेटली अभी भी फाइनल वर्डिक्ट तो आपको हर एक जगह आपको देखना एग्जामिन करना है कि आपकी जो पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है वो क्या प्लांट नहीं हो सकती है कि नहीं, तभी ये अभी क्वेश्चन सेटल हुआ है सर। आगे चलते हैं सर, बहुत मटेरियल है सर दूसरा एक सवाल और है सर। सर ओपन हाउस नहीं है सर, नहीं ओपन हाउस नहीं है, इस टॉपिक में ही है। ओपन हाउस तो ये है कि किसी भी टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं सर बाद में बात कर लेंगे। बहुत सारा मटेरियल बहुत सारे एक मिनट, फिर बाद में भूल जाएंगे सर पहले था कि बिल्डिंग का जो है आईटीसी आप एक बार क्लेम करके रिवर्स कर दो और बाद में रिक्लेम कर लो, तो सर वो वाली बात अभी वैलिड है सर। अल्टीमेटली आज की डेट में जो करंट स्कीम है उसके अंदर जो रीक्लेम जिसमें आप करते हो, क्योंकि 1 जनवरी 22 के बाद से बड़ा क्लियर है, जो 2B में आपके पास आईटीसी रहा है वही अवेल करोगे। जो भी आप रीक्लेम कर रहे हो बाद में आप जस्टिफाई करोगे, बाद में कितना ऑफिसर मानेगा, क्योंकि आपने पहले आपने रिवर्स कर दिया। पहले क्लेम करके रिवर्स करा। दिस वाज बेसिकली वन ऑफ द स्टैंड कि 16(4) को बाईपास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज आया वो आया था मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप के ऊपर बहुत कुछ हुआ। मेटल स्क्रैप के अंदर हुआ कि जो भी आप मेटल स्क्रैप खरीद रहे हैं, जो कि कस्टम्स की जो चैप्टर 72 से 81 मतलब कि जो निकल, एल्यूमिनियम, आयरन, जो भी मेटल स्क्रैप खरीद रहे हैं, यदि आप अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो देन आपको एक RCM पे करना। इधर बन नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा था कि एक्चुअली ये भी थोड़ा कम है, तो उन्होंने सबसे दूसरा बोला, उन्होंने बोला था यदि आपका ये B2B है तो देन उस केस के अंदर आपको 2% का आपको TDS भी काटना है, GST। सेकंड थर्ड पार्ट इन्होंने एक और किया। एक हमारे पास में सर नोटिफिकेशन था 5/2017, ठीक है। इसको नोट नहीं करनी है सर, भारत को सर्किट दे देंगे। इसके ऊपर ये वाला जो भी मेरे पास में है ये ऑलरेडी मैंने भारत में शेयर कर लिया, ग्रुप पे शेयर कर दिया ऑलरेडी। तो एक 5/2017 एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इफ द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे GST RCM और आपकी जो पूरी एक्टिविटी है उसके अंदर रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है, तो देन यू नीड नॉट टेक एनी रजिस्ट्रेशन। दिस इज वन पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सपोज हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में आज CSF है, CSF के बाद में वो कहते हैं कि देखो जी अल्टीमेटली मेरा तो जितना भी RCM है, साम ये वाला मैटर डिबेटेबल था कि CSF पे करेगा दूसरा पे करेगा। एज्यूमिंग दैट उन्होंने कहा था कि हमारा जो टैक्स है वो ओनली रिसिपिएंट पे करेगा। तो उन्होंने कहा कि रिसिपिएंट को पे करना है, मेरी एक्टिविटी सिक्योरिटी सर्विसेज है, इसलिए आई नीड नॉट पे टेक एनी रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए 5/2017 के अंदर एक नोटिफिकेशन था। इसके अंदर उन्होंने और चीज किया, उसमें उन्होंने ये चेंज किया कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल स्क्रैप डीलर। इसका मतलब ये हुआ यदि मेटल स्क्रैप डीलर की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो तो देन उसका मतलब उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एंड वंस दे टेक द रजिस्ट्रेशन देन TDS का आपकी एप्लीकेबिलिटी भी हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग द मेटल स्क्रैप जो कि हमारे पास में चेंजेस आया। थर्ड इसके अंदर जो आया वो आया हमारे पास में 1 अक्टूबर 2022 का था, जिसके अंदर हमारे पास में रेजिडेंशियल एकोमोडेशन को हमने RCM किया। उस समय सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी थी जो कि थी तो रेजिडेंशियल पर यूज कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही थी। तो उस समय बड़ा क्वेश्चन आया है कि वेदर यू विल लुक एट द फॉर्म
और यू लुक एट द सब्सटेंस. तो दिस वाज लाइक बिगेस्ट क्वेश्चन. काफी ग्रुप्स के अंदर हुआ कि सर हाँ जी यदि सब कुछ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, क्या वो नहीं है बात? सर ये माइक एक बार ही देखा ऑन. हेलो सर, ये ट्राई कर सकते हैं. ये वाला चल अभी नहीं आ रही है ना आवाज, कहाँ आ रही है? कि जहाँ पर आपने कहीं पे भी आपने कार पार्किंग के लिए दी है वो वाला पार्ट किया जाएगा. तो वो वाली प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो गई. If the unregistered person is giving to the registered person, then registered person needs to pay the RCA. So this is a change. This is applicable from 10th October 2024. शादी तो जो भी अनरजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड को दे रहा है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे वैसी हो शादी. अब तो सारे करोगे. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी डेट अलग है, सारे करोगे. तो बहुत सारे ऐसे केस भी होता था जिस समय आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते थे तो आपने किसी के भी नाम पे आपने वहाँ पे एनओसी दिया, एनओसी लेके आपने पे कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया. अब क्योंकि ये यहाँ पर है तो देन आपका कहीं पर भी शेड्यूल 1 की एंट्री भी अफेक्ट होगी जहाँ पर रिलेटेड पर्सन है. रिलेटेड पर्सन के अंदर यदि आपने कंसीडरेशन नहीं की है तो आपको कहीं पर भी ओपन मार्केट वैल्यू पे इसको कंसीडरेशन भी अराइव करनी पड़ेगी. आप ऐसे ही नहीं कह सकते साहब कुछ मैंने फ्री विदाउट रेंट ले लिया मैंने, अब मेरी मदर की प्रॉपर्टी है या मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी है, तो देन आपको वहां पर उसकी वैल्यू को रिमेन करना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ेगा. करेक्ट. इसके अलावा एक जो आया नोटिफिकेशन नंबर 22 आया. गवर्नमेंट इज एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लिटिगेशन. इसमें क्या है 22 का नोटिफिकेशन के अंदर पहले फाइनेंस एक्ट में चेंज हुआ जिसके अंदर सेक्शन 16(5) को एक वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें ये क्या कहा गया है कि 17-18 से 20-21 के बीच में यदि कोई सा भी आपके पास में आईटीसी है और 30 नवंबर 2021 तक वो आईटीसी आपका वहाँ पे अपीयर कर गया है 2B के अंदर, तो देन स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. So if any demand has been created under section 73, 74, 107, 108 कहीं पे भी आपके अपील प्रोसीडिंग के अंदर वहाँ पर भी निकल गई है, उस केस के अंदर आपका बाद में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा. इसके साथ में एक आपका कल ही एक सर्कुलर इशू है 237 which gives entire processing very detail जहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. टाइमलाइन जो दी है उन्होंने दी है कि 6 महीने के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन फाइल करनी है जहाँ पर आप डिटेल फाइल करेंगे एंड विद इन 3 मंथ्स के अंदर सामने वाला जो ऑफिसर है उसको प्रोसेस करेगा. उसके बेस पर आपकी डिमांड खत्म. तो ये तो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है. और एक जो यहाँ से एंटी एविजन या ऑडिट से आते हैं उसका कोई लिंक नहीं. सर उसके लिए तो वहाँ पर से बात करनी पड़ेगी तभी वहाँ के पास देंगे. ठीक है ना. इसके अलावा एक आया सेक्शन 128A जिसके लिए सेक्शन के अंदर वहाँ पर हुआ उन्होंने कहा कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. तो गवर्नमेंट ने कि जिस समय आपके पास में नोटिस आए 17, 18, 18, 19, 19 उसके साथ में आपके पास में एक टैक्स की डिमांड थी और एक साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड थी. तो अब इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए सबसे पहली बात तो इसमें एक कुछ टेक्निकल इश्यूज जो आ रहा है. जो स्कीम है इसके साथ में जो रूल उन्होंने नोटिफाई किया वो किया 164 और एक आपका कल ही सर्कुलर इशू है सर्कुलर नंबर 238 which explains entire thing in detail कि आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ. इसके अंदर जो बेसिक जो है वही कह रहे हैं कि किसी भी केस के अंदर आपके पास में अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं. पहली स्टेज हो सकती है कि आपके पास में नोटिस सर्व हुआ अभी तक उसका एडजुडिकेट नहीं हुआ, जैसे फर्स्ट स्टेज. सेकंड इज कि यहाँ पे पास में एडजुडिकेट था और एडजुडिकेट होने के बाद में आपके पास ऑर्डर आ गया, सेकंड स्टेज. थर्ड आपके पास में स्टेज हुआ कि जहाँ पे आपके पास में फर्स्ट लेवल से आपके पास में ऑर्डर आ गया. अब आपने अपील के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पे अपील अथॉरिटी के पास में जाना है, आपने वो फाइल कर दी है एट द थर्ड स्टेज. फोर्थ स्टेज है कि जहाँ पे अपील अथॉरिटी ने एक अपना ऑर्डर भी पास कर दिया. 4 स्टेजेस हो सकती हैं. वन ऑफ द बेसिक कंडीशन इसमें भी और पहले वाली भी जो हमारा हम जो आईटीसी के अंदर कह रहे हैं, पहली बात तो आपने जो भी अपील फाइल करी है आप उसको विथड्रॉ करेंगे. इज द फर्स्ट प्री कंडीशन दोनों के अंदर है. यदि आपने सबसे पहले आपको अपील अपनी विथड्रॉ करनी है, यदि आपके पास में उसका ऑर्डर नहीं है तो देन आप उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे और एप्लीकेशन लगाने के बाद में जब भी आपके पास में ऑर्डर आ जाएगा 1 महीने के अंदर से अप्रूव करेंगे.
ठीक है। मतलब 17, 18, 19 दिन की अपील फाइल कर दी, उसमें भी हम ये इसमें सर्कुलर 22 में जा सकते हैं। हाँ, नहीं आप असल में क्या कर रहे हो, पहली बात जहाँ कहीं पर भी आपके पास में 17-18 जहाँ पे हम पहली बार बात करें आईटीसी वाला, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। इशू वहाँ पर आएगा जहाँ पर आपके पास पार्शियल है। आपके पास पार्शियल के अंदर आपके पास में डिमांड एक दूसरा इशू है और एक ये इशू है, तो हाउ विल मेक इट वर्क वो एक देखना पड़ेगा। वो कहीं पे भी पूरे में क्लैरिटी नहीं आ रही। यहाँ पे तो कह रहा था पूरी आपको अपील विड्रॉ करनी है, अब अपील के अंदर आपका मल्टीपल इशू हो सकते हैं, तो क्या करोगे? तो आपको कहीं पे आप एक इशू को आप एडजुडिकेट करोगे, वहाँ से ऑर्डर लेके आओगे, फिर दूसरे को करोगे, ये ऐसे कुछ करोगे, ऑर्डर तो वेरीफाई आएंगे। एंड लायबिलिटी की बात भी करते हैं, अब यदि इसके साथ में टैक्स भी इन्वॉल्व है, तब क्या करोगे आप? तो ऑप्शन नहीं है। स्कीम जो ओपन है इसके अंदर टैक्स पेमेंट के लिए आपके पास में टाइम है 31 मार्च 25 एंड विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जिसका मतलब 30 जून 2025 तक आपके पास में टाइम है। दूसरा आपके पास कंडीशन ये हो सकती है, पहले केस आपका 74 में चला, 74 के बाद में आप एपीलेट के बाद में थे, एपीलेट के अंदर बाद में आपने जाने के बाद में कहा था देखिए यार हमारा केस एक्चुअली फ्रॉडुलेंट वाले नहीं है, हमारा 73 में फॉल करता है। अब 73 के अंदर आपके पास में एपीलेट ऑर्डर आया, देन उस केस में आपको 6 महीने का टाइम, ठीक है। 6 महीने के अंदर जिस समय भी आपके पास में वहां से ऑर्डर आ जाएगा, वहां पे एपीलेट ऑर्डर आ जाएगा, 6 महीने तक आप वेट करिए। 6 महीने तक जो भी आपको करना है तो वहां पे आप उसकी एप्लीकेशन टैक्स पे कर दीजिए एंड उसके 6 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आर यू क्लियर? यदि आपका केस सामने वाले ने जो भी ऑफिसर ने 74 के अंदर आपको एडजुडिकेट किया, आप कहते था मेरा केस 74 का नहीं है, मैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे कुछ नहीं क्लेम किया, तो आप अपील फाइल करेंगे। अपील का डिस्पोजल होगा जहां पर यदि उसने ये कहा कि साहब ये 74 का केस नहीं 73 का केस है, तो जिस समय 73 का केस है उसके बाद 6 महीने का टाइम है टैक्स पे करने के लिए आपके पास, पहली बार। एंड उसके 6 महीने के अंदर आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो वन इज क्लियर केस जहां पे 73 का है, उसके लिए 31 मार्च 25, उसके 3 महीने में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। दूसरा वाला ये वाला है 6 महीने का है। अब इसके अंदर हम आगे दूसरा वाला मैटर आया कि यदि सपोज आपकी एक टैक्स की डिमांड भी है, जैसे अभी कुछ मैटर आया कि हां आपके पास टैक्स की आपके टैक्स की डिमांड भी है, इंटरेस्ट की भी, पेनल्टी भी है, तो नाउ हाउ टू बेसिकली अवेल दिस स्कीम? तो सबसे पहले आपको जो एडजुडिकेट करना पड़ेगा टैक्स की डिमांड को ड्रॉप करवाना पड़ेगा। नॉर्मल केस के अंदर यदि सपोज आपका एपीलेट अथॉरिटी यदि वहीं पे उस कोई नॉर्मल केस में क्या है कि जो आपकी जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है, नॉर्मली वी कॉल इट बेसिकली कॉन्सिक्वेंशियल, अनदर वे द पेनल्टी स्पेशली कॉन्सिक्वेंशियल है, इंटरेस्ट के अंदर आप 88B का भी क्रेडिट का बेनिफिट है तब वो बोलते हैं। तो यदि ऐसा मैटर है तो देन उस केस के अंदर तो आपकी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड पूरी करनी होगी। यदि नहीं होती है, यदि इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड वो अलाइव रखता है तो आप स्कीम और किस तरह का कहेंगे, क्योंकि स्कीम के अंदर यहाँ पर भी यही बोल रहा है और पहले वाला ही बोल रहा है कि यू नीड टू पे द एंटायर टैक्स पहले, उसके बाद ही आगे चलोगे पहले नहीं करते एंड यू नीड टू विथड्रॉ करना, ठीक है सर? यहाँ तक ठीक, आगे चले। इसके अलावा जो एक नोटिफिकेशन आया जो 30/2024 जिसके अंदर कुछ रूल्स में अमेंडमेंट किया, बट सिग्निफिकेंट जो है 4-5 है वो बता देता हूँ। फर्स्ट बेसिकली उन्होंने बोला सर जो अब जो आईटीसी आपका जो अवेल नहीं कर सकते हैं, ओनली 74 का अवेल नहीं कर सकते हैं, दैट इज आल्सो फाइनेंशियल अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अप टू फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट है जहां पर 17(5)(I) क्रॉस को अमेंड किया है। पहले 74, 129, 130 हुआ करते थे, उसके बाद में ये क्रॉस करके 74 अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। आप इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि पहली बात तो 24-25 से 74 का भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट, 73 का आप इन एनी केस क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केस के अंदर आपके पास में टैक्स की डिमांड 73 के अंदर है और यदि आपने आगे पास ऑन करी है आपने अपने साथ राय को, तो देन वो उसका बेनिफिट आईटीसी क्लेम कर सकता है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे, डाइजेस्ट हो गया नहीं हो गया? डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बताना। इसके अलावा एक चेंज हुआ जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, टाइम ऑफ सप्लाई का उन्होंने चेंज किया। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर एक बड़ा था कंफ्यूजन कि जी टाइम ऑफ सप्लाई एक्चुअली हमारी है क्या, तो उसके अंदर एक आरसीएम के अंदर एक हमारे पास में क्लॉज होती थी कि भाई
यदि सपोज आप आरसीएम ऑन सर्विसेज पे कर रहे हैं तो आपके पास में 60 दिन का टाइम होता था, टाइम ऑफ पेमेंट, और जिस दिन आपके पास में जिस दिन आपने 60 दिन फ्रॉम द रिसीट ऑफ सर्विसेज तब मिलेगा, उस केस के अंदर आपका होता था। इसमें फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट ये हुआ, उन्होंने कहा था कि जो 60 दिन की क्लॉज है उस केस में करेगी जहां पे वेयर द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, ठीक है। अदरवाइज देन उस केस के अंदर आपको एक अलग स्पेसिफाई कम कर रहे हैं, जो कि रूल 47A है। रूल 47A के अंदर होगा 30 दिन का टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज आपने एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से आपने कोई सा भी आपने कोई भी आपने परचेज करी है, तो देन उस केस के अंदर आप 60 दिन के अंदर आरसीएम पे कर सकते हैं। पर यदि अनरजिस्टर्ड एडवोकेट है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो देन आपके पास में 30 दिन का टाइम, 30 दिन के अंदर आपको उसका आरसीएम पे करना है। तो 60 दिन का आपको थोड़ा दिमाग से खाना पड़ेगा। अब गुड्स के केस में भी 30 दिन का टाइम है आरसीएम के अंदर, और सर्विसेज में भी 30 दिन का टाइम है, दोनों में सेम हो गया, ठीक है सर। एक ये चीज। दूसरा, यदि सपोज हमारा किसी भी केस के अंदर हमारे पास में कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि टीडीएस की रिटर्न भर रहा है, जीएसटी की, जीएसटीआर 7, आप उसके अंदर आपको नील रिटर्न भी फाइल करनी है। नील रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो देन उसकी भी लेट फीस आपकी होगी, तो वो भी नया चेंज हो गया। दूसरा एक चेंज हुआ है, वो ये हुआ है कि पहले कभी डीम्ड एक्सपोर्टर, जो रिफंड केसेस के अंदर जो डीम्ड एक्सपोर्टर हुआ करते थे, या कहीं पे पेनल्टी बेस्ड एक्सपोर्ट हुआ करते थे, कहीं पे एडवांस लाइसेंस के थ्रू जो परचेज करते थे, या ईपीसीजी में मशीन करते थे, तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस हुआ करता था, एलयूटी में भी और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में भी। तो पहली बार तो उन्होंने स्कीम खत्म कर दी, अब उन्होंने मर्ज कर दिया। तो एलयूटी के अंदर भी अब आज की डेट के अंदर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट की आपके पास परचेज है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर ही रिफंड क्लेम करेंगे। सिमिलरली जो पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के अंदर पहले रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म हो गई। बड़ा इसमें डिबेट चला कि साहब यदि आपकी ईपीसीजी पे मशीन आ रही है, या कहीं पे भी आपने एडवांस लाइसेंस पे कपड़ा खरीदा है, तो आप उस आपको एलयूटी में जाना पड़ेगा, तो वो उन्होंने कर दिया। सो दिस इज इन रिलेशन टू रिफंड। सर कि आरसीएम में जो ई-इनवॉइस वाले जो क्लाइंट्स, उनको आरसीएम के ई-इनवॉइस सबमिट करना पड़ेगा। आरसीएम की ई-इनवॉइस तो है नहीं है, नहीं जैसे B2B की है, B2B और एक्सपोर्ट की है। आरसीएम में सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता ना। हाँ, तो उसमें कहीं पे भी आपका सप्लायर का नाम तो आता ही नहीं ना, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? B2B और एक्सपोर्ट, और या B2B के अंदर भी या तो इनवॉइस है या डेबिट नोट क्रेडिट, ठीक है, ये वाला है। जो सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस करते हैं उसमें आपका इनवॉइस नहीं आता, आई डोंट थिंक सो, मुझे आता नहीं। इसके अलावा जो चेंज हुआ है वो है द फाइनेंस एक्ट 2024 नोटिफाई हो गया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बजट में सेमिनार हुए थे, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। बाकी उसके अंदर जो भी क्लॉजेस थे, जैसे कि हमने अभी कुछ चीजें तो कवर करते जा रहे हैं, जैसे इसके अंदर एक डेबिट नोट के अंदर वहाँ पे चेंज हुआ है, वो मैंने कवर कर लिया, बाकी आगे हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द लॉ मेकर इज कंसीडरिंग द लॉ। तो उसमें कहा है एज इज वेयर इज बेसिस को उन्होंने डिफाइन किया। तो एक बार जो रेट के नोटिफिकेशन आए हैं उसके अंदर एज इज वेयर इज बेसिस को उन्होंने यूज किया है। तो उसके लिए एक सर्कुलर उन्होंने इशू किया 236, जिसका उन्होंने डिफाइन किया है व्हाट इज एज इज वेयर इज बेसिस। एज इज वेयर इज बेसिस का मतलब सिंपल ये है, उन्होंने कहते हैं कि यदि सपोज किसी पर्टिकुलर टैरिफ एंट्री के ऊपर मेरा वर्जन है कि 5% पे होना है, आपका वर्जन है 12% है, तो किसी जिस में इस एंट्री को मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, assuming that कि we finalize for 12%, तो then basis 7% रिकवर नहीं किया जाएगा। और वाइस वर्सा के अंदर सपोज मैं 5% के लिए कर रहा हूँ और जिसने 12% पे कर दिया उसको 7% का रिफंड दी। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया। थर्ड एग्जांपल उन्होंने दिया कि जहां पर उन्होंने कहा कि 5% भी 12% भी, और एक मैंने अज्यूम किया कि मैं तो टैक्स पे करता ही, तो देन उस केस के अंदर मैं 12% रिकवर करूंगा, अज्यूमिंग दैट कि मैंने एंट्री 12% पे आज के डेट में नोटिफाई करी है। बड़ा कंफ्यूजन लग गया था कि इन्होंने नोटिफिकेशन में हर एक जगह उन्होंने यूज किया एज इज वेयर इज बेसिस, का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए डिटेल्ड सर्कुलर आया जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया।
अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज बेसिकली ब्रॉडली जो चेंजेस हैं वो वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि हम 7 साल के बाद में जीएसटी में पहुंचेगा, क्या कुछ हो गया। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक तो अभी आपके पास में 5 करोड़ के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गई, करेक्ट। 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन जो थे वो 5 करोड़ से ऊपर के अंदर 6 डिजिट के आपके पास में एचएसएन हो गए। 5 करोड़ से कम वाले के अंदर 4 डिजिट है और 5 करोड़ से ऊपर वाले में 6 डिजिट तक आपको एचएसएन आपको अपनी इनवॉइस पे मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। मोरओवर यदि आप एक्सपोर्ट में जाते हैं वहां पे आपका 8 डिजिट है, पर गवर्नमेंट का कंसर्न भी 8 डिजिट का नहीं है, मोरओवर 6 डिजिट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई इनवॉइस है और एचएसएन 6 डिजिट है, तो गवर्नमेंट के पास में आपका जो परचेज रजिस्टर है गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है, करेक्ट, अवेलेबल है ना। जो जो मेरा परचेज आती जा रही है, ऑटो पॉपुलेट होती जा रही है, मैं 2P के अंदर क्रेडिट क्लेम कर रहा हूँ, अभी तो कर रहा हूँ, पर परचेज रजिस्टर पता। तो जहां कहीं पर भी मेरा जो एचएसएन जो परचेज रजिस्टर है विस जो सेल वो मिसमैच होगा, वहां पे कुछ नोटिस आएंगे। जैसे कुछ आए भी हैं पेपर आने के अंदर कि जहां पे भी उन्होंने कहा 17(5)C और D से रिलेटेड यदि कहीं पे भी आपके पास मतलब आपने कहीं पे भी सीमेंट परचेज किया हुआ है या स्टील परचेज किया हुआ है तो उसके नोटिस आए थे कि आपने अल्टीमेटली यूज कहां किया है, आप रिपेयर मेंटेनेंस नहीं यूज कर रहे हो, कहां कर रहे हो, इस तरह के नोटिस आ रहे हैं। सिमिलरली रेंट गैप के भी आए, जहां पे यहाँ पे 75D के अंदर आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट ही है, तो हाउ यू कैन क्लेम द क्रेडिट। 995 के अंदर ये सपोज आपके पास में कोई आपके पास में ओला ओवर की आपने कहीं पे दे दिया और वहां पे अपना जीएसटी नंबर दे दिया, तो हाउ यू क्लेम इट। रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, वहां पे अपना जीएसटी नंबर दे दिया, आईटीसी आपके पास में आया, आपने अवेल कर लिया तो आप क्लेम करोगे कि कैसे क्लेम कर लिया। तो गवर्नमेंट के पास में सारी इंफॉर्मेशन पता है कि कौन कौन से ब्लॉक्ड एचएसएन है। यदि आपने कहीं पे भी आपके रिटर्न के अंदर यदि कहीं पे भी रिवर्सल नहीं है तो देन रिटर्न बैक कार इंश्योरेंस बहुत सारे ऑल दिस थिंग्स आर फर्स्ट इज अवेलेबल। नेक्स्ट आपका जो ईवे है 50,000 के ऊपर आई गया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल, डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है कि सेम टाइम के अंदर गाड़ी सेम गाड़ी नंबर 2 जगह से यूज हो रही है तो वहां पे सीधे अलर्ट रेज हो जाता है। वन ऑफ द व्हीकल मूवमेंट इज फेक, दैट इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है, ये भी मिल गया आपको। इसके अलावा हम जीएसटी रिटर्न भी देखें। जीएसटी रिटर्न के अंदर जो 10 अप्रैल 24 से जो नोटिफिकेशन किया, जहां पर अभी आपके पास जो इनवॉइस वाइज डिटेल्स अनरजिस्टर्ड की देते थे वो 2.5 लाख की लिमिट थी, वो रिड्यूस करके 1 लाख पे कर दी, ठीक है। आपको इनवॉइस वाइज डिटेल 1 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन है आपको देनी है। ये सब मतलब सेल रजिस्टर भी वहां पहुंच रहा है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आ रही है, सेल वैल्यू भी आ रही है, ये भी वहां पहुंच रहा है, ये भी हो गया। अब यदि हम देखें यहाँ पे जितना भी मेरे पास जीएसटीआर 1, 3B, 2B का जो मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रीमलाइन है। आप आईटीसी ओनली 2B के अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर तो क्लेम ही नहीं कर सकते, बात ही खत्म हो गई। तो यदि आप उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं क्लेम, उसके लिए भी उन्होंने मैकेनिज्म दे दिया कि सपोज आपने किसी पीरियड में कम क्लेम किया, अगले पीरियड में आप रीक्लेम कर रहे हो तो पहले आप ऐड करोगे, नीचे बताओगे साहब जो भी प्रीवियस पीरियड है वहां पर ऐड। मोर ओवर एक टैक्स लायबिलिटी और आपके पास में जो क्रेडिट के लिए आपके पास में रिपोर्ट आती है, वेयर यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि ये पूरे साल के अंदर कितना आपने अपना आईटीसी क्लेम किया और कितना आपका टू किया, मिल रहा है आपको, नोटिस आ जाएगा। गवर्नमेंट ने एक और एक रूल 37A ऐड किया। 37A रूल क्या है कि भाई गवर्नमेंट आपको ना 31 अक्टूबर तक आपके पास में एक आपको मेल शूट करेगी, उस मेल में ये आपको बताएगी कि आप देखिए कि आपके इस सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। इस जो उसने पे नहीं किया आपको 30 नवंबर तक उसको टैक्स पे करना है, बट आप जिस समय भी वो पे करेगा आप उसे री अवेल कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया, डिस्क्रिमिनेंटल नहीं है, आज के डेट पे करो बाद में अवेल कर लो। जैसे 180 डेज वाला है, लेकिन सप्लायर को 180 डेज में आपने पे नहीं किया बाद में अवेल कर लो, ये भी हो गया। 3B और 1 के अंदर जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो भी पूरी मैचिंग पे चल रही है। आज की भाई आप 1 जैसा आप पहले आप 3B तभी फाइल कर सकते हो जब आप 1 फाइल करोगे, 1 तभी फाइल कर सकते हो जब आप पिछले महीने की 3B फाइल करोगे। दैट सिस्टम इज आल्सो गोइंग ऑन। तो लार्जली यदि आप देखा जाए तो यहाँ पे जो टैक्स का सिस्टम है वो ऑटो
मैचिंग पे आ गया पहली बार। जहां कहीं पे भी गवर्नमेंट के पास में चैलेंजेस थे वहां पे उन्होंने आईटीसी ब्लॉक कर दिया। रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री उन्होंने बोल दिया साहब देखिए कि स्कीम आपके पास में 1, 5, 12 की जो है या आपके पास स्कीम आ गई है, ये स्कीम आ गई, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बात करो कमर्शियल वाले पे मिलेगा, बाकी वाले पे मिलेगा ही नहीं आपको, या तो अफोर्डेबल है ये आपके पास में नॉर्मल वाली है, आपको नहीं मिलेगा। उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कर दिया, एक सीमेंट एक इंडस्ट्री है सीमेंट के अंदर, उसके अंदर कहा यदि किसी ने 28% पे नहीं किया रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम पे कर दो, वो भी कर दिया। एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जहाँ कहीं पे बहुत कुछ कहीं पे रेगुलेट नहीं हो सकता, वहाँ पे उन्होंने आईटीसी ब्लॉक कर दिया। उन्होंने स्टेट अगर 5% दो काम कर दो। हमारे पास में एक क्लाइंट आया, उसने कहा साहब देखिए आउटडोर कैटरिंग है हमारे पास में, हम यूज कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, क्या हम रेंट क्लेम कर सकते हैं? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि आउटडोर कैटरिंग है तो क्या आपके पास में कोई ऐसी यूनिट होटल में है जो कि 7,500 रुपए से ऊपर है? कहा जी हाँ जी, वो सूट तो होता ही है हमारे पास में, मास्टर सूट। अब दूसरा बिजनेस डिसीजन आया, अब उसने कहा जी द मोमेंट आई स्टार्ट चार्जिंग 18% तो मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि माय कस्टमर इज नाउ यूज्ड टू पेइंग 5%। अब करोगे क्या? तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन ये बनती है कि मैं आप आईटीसी क्लेम ना करूं या मैं ये वाली मैकेनिज्म करूं। तो गवर्नमेंट ने वॉलेट मैटर भी सिक्योर कर दिया, क्योंकि कस्टमर को कंज्यूमर को 5% पे करने की आदत होती है, तो 18% जो पे करेगा या तो 5 स्टार वाला होगा, नहीं तो वो करेगा नॉर्मल केस में आम टू आम जो आम पर्सन है वो यूज नहीं करेगा। तो आप ये देखिए कि इस पूरे जो मैकेनिज्म है इसके अंदर कहां पर आपका ये देखिए। इसके अलावा और अभी एक केस इंटरेस्टिंग केस है, उस केस में ये आया कि गवर्नमेंट के पास से एक फोन आया कि देखिए आप जो पर्टिकुलर एसेट की बात कर रहे हो उसका जो प्राइस आप जो पे कर रहे हो, जिसके जो आप सेल कर रहे हो वो आप 50 रुपए कर रहे हो, जबकि दूसरा वाला जो आपका जो आदमी जो है वो 100 रुपए कर रहा है। आपका प्राइस कम क्यों है? कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट के पास है कि ऑल ओवर इंडिया पर्टिकुलर एचएसएल के अंदर यदि हम स्टैटिस्टिक्स बिकॉज़ वी ऑल आर स्टार्टेड ऑन इट, तो हम यदि स्टैटिस्टिकली भी डालें तो वी कैन इजीली फाइंड कि एवरेज डेटा कौन है, कोई ऊपर है कोई नीचे, उनको पकड़ लो। एआई इन एनी केस इज फुल फोर्स, तो वेरी बस गो। पहली बात ये कि जीएसटी के अंदर आप जो हम जो बात कर रहे हैं, हम जो करंट सिस्टम है, क्योंकि अभी तक फिलहाल ये देखेंगे जो ये हम बात कर रहे थे कि 2021 के अंदर टाइम बाइंग हो गया 30 सितंबर 2024 को, 5 साल का टाइम है ना। 2021 का टाइम तो जो उसके एनुअल टाइम थी वो 30/12/2021 की थी, 3 साल का टाइम होता है। 30/12/2024 तक आपको उसकी कंक्लूड करना है, 3 महीने पहले आपको नोटिस सर्व करना है। कितने नोटिस आए सर? सर एक डियर जीवन की बात करो सर, पहले 3 साल में तो बतेरे आए बहुत सारे हैं, 2021 का एक भी नहीं आया। क्या वजह है सर? क्या वजह है सर? टाइम देने का भैया सर मैं वही मैं तो कह रहा हूँ सर, अल्टीमेटली जिस समय 128A आ गया, इधर आपके पास में आईटीसी का आ गया और यहाँ पे 2021 का बेनिफिट दे रहे हो, तो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। जहाँ कहीं पे कोई बेनिफिट यदि आईटीसी का जो पहले हुआ करता था कि भाई आपको अपीयर नहीं कर रहा, एक ही नोटिस ही आता था, अब खत्म हो गया। 1 जनवरी 22 के बाद में जो भी आईटीसी क्लेम करना है वो भी आपको 2 वीक के अकॉर्डिंग वो भी मैटर खत्म हो गया। तो मैटर बचा कहाँ? लिटिगेशन के मैटर क्या ही होता, लिटिगेशन के जो मैटर होंगे ओनली क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। आज के दिन मैं यही कह सकता था कि एक्चुअली आपका जो गुड्स है दैट इज बेसिकली थ्रू फिजिकल इंस्पेक्शन, आई कम टू योर प्लेस, आप 12% क्यों पे कर रहे हो, 18 क्यों नहीं पे कर रहे? दिस कुड बी द मैटर। ये एसएमटी टेस्ट में आना था सर एसएमटी तो आते हैं, वैसे भी कहते हैं रूटीन फीचर है ना। तो ना सर जो 73 में नहीं दे रहे वो 74 में दे देते हैं थोड़ा बहुत, पीरियड बढ़ जाता है ना, अल्टीमेटली जस्टिफाई करोगे। तो दिस इज हाउ वेयर वी स्टैंड आफ्टर 7 इयर्स। जीएसटी एक्ट के अंदर की बात करें तो टोटल 30 चैप्टर है, 21 चैप्टर सीजीएसटी में, 9 चैप्टर आईजीएसटी में, 199 सेक्शन है टोटल, 174 सीजीएसटी में, 24 या 25 जो आपके पास है सीजीएसटी के आईजीएसटी के अंदर। बड़ा छोटा सा एक्ट है जो कि एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो वॉल्यूम्स है, यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल पे हम जो पहुंचेंगे जो इस लेवल के बाद में, वो ये होगा कि आपका जो भी जीएसटी लॉ के अंदर जो प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
दैट कुड बी द असेसमेंट लेवल पे जो नेक्स्ट लेवल पर होगा। तो गवर्नमेंट भी विल नेचुरली लुक एट बेसिकली भी कहाँ पे और किस हिसाब से ऑडिट्स होनी है, असेसमेंट्स हो रही है, उस समय करनी है। तो नाउ दिस ब्रिंग द रेलेवेंस टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी के अंदर मोटा-मोटा क्या-क्या प्रोविजंस है। तो नाउ शुड वी स्टार्ट थर्ड पार्ट। तो जीएसटी के अंदर लॉ के अंदर सर हमारे पास में सर अभी 40 मिनट है। 50 मिनट। तो लेट्स रन डाउन बेसिकली सब एग्जैक्टली हमारे पास में जो जीएसटी में जो प्रोविजंस हैं उसको दोबारा देखकर समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली जहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंटली हमें समझना पड़ेगा एक एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज किया है। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जो वर्ड यूज किया, तीन पार्ट है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जिसमें हम बात करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, फर्स्ट पार्ट। और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एक बात और यूज करते हैं कि आईजीएसटी सप्लाई ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेम पैन इज आल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। इसका मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट। तो अब यार यही सपोज मेरी दिल्ली की भी टर्नओवर है, मेरे पास में यूपी की भी है, तो मैं इन दोनों को ऐड करके एग्रीगेट टर्नओवर निकालूंगा। फर्स्ट इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई and exempt supply की definition करोगे that includes non taxable supply। तो what is non taxable supply? non taxable supply जिसके अंदर वो कहते हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी के अंदर टैक्स चार्ज नहीं होना था। अब जो चार्ज नहीं होना था एक तो शेड्यूल 3 का बैठा हुआ है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नीदर गुड्स नीदर सप्लाई नॉट सर्विसेज, एक तो वो वाला पार्ट है। या कुछ एक्सक्लूजन दिए हैं। एक्सक्लूजन क्या दिए हैं? एक तो आपके पास में अल्कोहल है और ह्यूमन कंजम्पशन, या आपके पास में दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास में पेट्रोलियम क्रूड और एविएशन टरबाइन पेट्रोल, ये वाले पार्ट है। तो ये वाले जो पार्ट है ये आपके नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सो दिस इज लार्जली एग्रीगेट टर्नओवर। जिस समय हम ये निकालना है कि क्या हमारी टर्नओवर एक्सीड कर गई, क्योंकि बहुत पर्पस के लिए आती है। अब 5 करोड़ की समय आपको लिमिट निकालनी है तब आपको देखना पड़ेगा मेरी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। या जिस समय मेरे पास में क्यूआर कोड यूज करना है B2C पर्पस के लिए 500 करोड़ की लिमिट है, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर के उस पर्पस के लिए, मल्टीपल पर्पस के लिए ये एग्रीगेट टर्नओवर यूज होती है। बिजनेस इज एवरीथिंग। इसके अंदर एक जो पार्ट आया वो आया था आपका सोसाइटी। इन कैलकाटा क्लब का केस आया, इनकम टैक्स में बड़ा सा यहाँ पर भी हुआ, सर्विस टैक्स रेजिम का भी था, काफी था, जहाँ पे उन्होंने कहा था जो भी क्लब है, एसोसिएशन है, ये कहीं पे भी टैक्सेबल एंटिटी नहीं है बिकॉज ये है म्यूचुअली बेनिफिट एंटिटीज। एक मेंबर दूसरे मेंबर को दे रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या क्या चेंजेस करे? तो पहला चेंज तो किया कि उन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन में इसको डाल दिया। इसके बाद में सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर एक क्लॉज ऐड करी 71A जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिटिगेशन कोर्ट एनी अदर डिसीजन इन एनी अदर लॉ जो भी है, एनी एंटिटी जो भी आपके पास में है अदर देन इंडिविजुअल, जो जहां पे कई मेंबर्स हैं, ये दोनों 2 डिफरेंट पर्संस ट्रीट करे जाएंगे। अब यहां से आपका पंडोरा बॉक्स खुल गया। बहुत सारी आपकी एसोसिएशंस हैं, सी इंस्टीट्यूट, लॉ एसोसिएशन, सोसाइटीज, बहुत सारी। यहाँ कहीं पर भी आप ये कहते हैं साहब देखिए कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर मेंबर, म्यूचुअल बेनिफिट एंटिटीज है, इसलिए वी आर नॉट कवर्ड। रोटरी क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि कहते हैं साहब देखिए म्यूचुअल बेनिफिट है, वहां पर टैक्स देने की है। इसी नंबर में ठंडे करें सब मालूम चले ठंडे के लिए सब कुछ सॉल्व चाहिए उस बात में। ठीक है सर, एक तो ये वाला हो। इसके अलावा एक डेफिनेशन हमारे पास आती है कैपिटल गुड्स का। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है सर, इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसकी इंप्लीकेशन क्या है सर? पहली बात, जिस समय आप रिफंड लेने जाएंगे एडीओटी वाला, वो कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं देगा। फर्स्ट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? 75C और D टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो यू नीड टू नो व्हाट इज कैपिटल गुड्स। तो जो भी आप बिल्डिंग में ले गए उसको आपको आईटीसी 75C और D के अंदर आपका ब्लॉक हो जाएगा। यू नीड टू सी बेसिकली कि आपका जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है वो क्या कौन ले रहा है। तो दिस इज द वन पार्ट। सर वो तो वहां पर भी आएगा, सभी जगह आएगा। इसके अलावा एक आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई।
कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई है, बाकी सब इंसिडेंटल है। एंड देन अल्टीमेटली क्योंकि इंसिडेंटल सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई यूज कर रही है, तो जो टैक्स रेट कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई। इसके लिए एक सर्कुलर आया, अभी रिसेंटली आया, नाउ दैट सर्कुलर इज 234, जिसके अंदर उन्होंने बात किया कि सर देखिए कि कार की आपकी सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था, जहां पर कहते हैं कि लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसशिपमेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब मूवमेंट हो रही है, उस समय इसका क्या टैक्स रेट होगा? उन्होंने कहा देखिए कि अल्टीमेटली दिस इज द प्रिंसिपल सप्लाई इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इसलिए आपका जो टैक्स रेट लगेगा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का लगेगा, नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड यदि सपोज ये सेपरेट सप्लाई है, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई बोलती है कि ये दोनों जो चीजें प्रिंसिपल सप्लाई और इंसिडेंटल सप्लाई दिस विल मूव इन कंजंक्शन, इकट्ठे चलेंगे। यदि स्टैंड अलोन चलेंगे तभी कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो यही उन्होंने बोल दिया, आप सर्कुलर को देखेंगे उसके अंदर दिस इज डिफाइंड कि अल्टीमेटली सपोज ये सेपरेट सप्लाई है, तो देन आपका अलग टैक्स रेट लगेगा, 18% लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा मिक्स सप्लाई आज की डेट में कोई यूज कर नहीं रहा वेरी फ्रेंकली, क्योंकि हो क्या रहा है कि मिक्स सप्लाई का ये कि जहां पे टू सप्लाईज आर सोल्ड एट वन सिंगल प्राइस, तो देन जो जिसका भी ज्यादा रेट होगा वो टैक्स रेट लग जाएगा। आप जितने भी देखेंगे गिफ्ट हैम्पर सभी जितने भी जहां कहीं पे भी ले रहे हैं, हल्दीराम हो चाहे कहीं पर भी, सब आइटमाइज सप्लाई कर रहे हैं, कोई इस अंदर नहीं कर रहा। मिक्स सप्लाई के अंदर सिंगल प्राइस कोई नहीं कर रहा, बहुत रेयर के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज़ दे नो दैट अल्टीमेटली इसका एप्लीकेशन क्या है। अनदर पार्ट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई है, सप्लाई के अंदर यदि कंसीडरेशन है तब ही आपको टैक्स पे करना है जीएसटी के अंदर। अब कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन है कि जो भी या तो मनी और अदरवाइज उसकी वैल्यू हो, बट यदि सब्सिडी है फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देन वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है। या डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट आपने ले लिया, रिफंडेबल, then also this is not a part of the consideration, provided at the end जिस समय आप कर रहे हो आप उस डिपॉजिट को एडजस्ट नहीं कर रहे हो। यदि डिपॉजिट को आप एडजस्ट कर दोगे तो then this will become सप्लाई, ठीक है सर। कंसिडरेशन क्लियर। अनदर इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नीदर गुड्स नीदर सर्विसेज, ठीक है सर। मोर ओवर जिस तरह आप कह रहे हो कि सर ये पार्ट ये मेरे पास मनी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो हर एक बिजनेसेस में होती है, शेयर्स की सेल होगी, यहाँ पे कैपिटल गेन होगा, ट्रेडिंग के भी हो सकती है, वो भी हो सकता है आपके पास में। अब जिस तरह आप जीएसटी की रिटर्न करेंगे आप इसे कहाँ का पार्ट लेते हैं? आप एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट ले रहे हैं या आप कहाँ पे ले रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे नॉर्मल केस के अंदर रूल 42 के अंदर जैसे अगर आप, क्योंकि वहाँ पे एक डीमिंग सेक्शन लगा दिया उन्होंने, कहा कि यदि लैंड है या बिल्डिंग की सेल कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ले लेंगे, सिक्योरिटी है तो सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का 1% लेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्ट सप्लाई। तो उस पर्पस के लिए मनी एंड सिक्योरिटी को यदि हम 9C का पार्ट बनाएंगे वहां पर चलेंगे। आगे चलने का एक कांसेप्ट है फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट इन द केस ऑफ सर्विसेज। बड़ा डिबेटेबल है, बहुत बड़ा डिस्कशन होता है नॉर्मल केस के अंदर कि व्हाट इज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है? फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट इज कि जहां पे वेयर देयर इज अ रीजनेबल लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग द सर्विसेज, देन उस केस में फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगी। इसको कांसेप्ट को जो यूज किया गया वो यूज किया गया लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। रेलेवेंट बता दो कहां पर है? आपकी मल्टीपल स्टेट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, डू आई नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट और आई कैन स्टिल प्रोवाइड मेंटेन आईजीएसटी के थ्रू कर सकता हूं? सर मैं वही कह रहा हूं ना, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस जो बोलता है जिसे वो डिफाइन करता है, उसमें ये कहता है कि ये जिस लोकेशन का आपने रजिस्ट्रेशन लिया या तो फर्स्ट, यदि वो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो देन उस केस के अंदर जो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है आप वो ले लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मैंने कहीं पे भी एक छोटा सा कहीं पे भी एक ऑफिस मेंटेन कर रखा है उस पर्टिकुलर शॉप के अंदर, कहीं पर भी या ऑफिस के अंदर, या तो वो बेसिस ले लूंगा। या थर्ड कैटेगरी मल्टीपल लोकेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं तो विच इज द लोकेशन जिस क्लोजेस्ट, वो आपका लोकेशन सप्लाई है।
या यदि कुछ भी नहीं है तो यूजर प्लेस जो रेजिडेंस जो आपका जो सप्लायर है वो है। 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं लोकेशन, सप्लायर और सर्विस। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि मेरे को उस जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, ठीक है सर। इसीलिए इस पर्पस का कॉन्सेप्ट का पर्पस है। एक अंदर कॉन्सेप्ट है सर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन है रिसिपिएंट? कौन अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई भी तो डिफाइन करना है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर हमसे रिसिपिएंट नहीं पूछता हो, हु द रिसिपिएंट? रिसिपिएंट इज कि जो कि या तो उसको जिसका पे कर रहा है या तो वो वाला पार्ट हो गया, और यदि मैं कंसीडरेशन पे नहीं कर रहा हूं तो गुड्स के केस के अंदर जिसको भी गुड्स डिलीवर हुआ, या सर्विस के केस के अंदर जिसने भी उस सर्विस को यूज किया वो रिसिपिएंट है। क्लियर है? अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया तो सर बहुत मॉडरेट कर लेंगे। पूछ रहा हूं सर, यदि ज्यादा इंफॉर्मेशन तेजी से जा रही है तो हल्के हल्के भी कर सकते हैं। ये तो स्पीड तो अपने हाथ में है, तेज करने की ज्यादा करनी है, तेज करनी हो तेज कर लेंगे, हल्की करनी तो हल्की कर लेंगे। या कहीं पे कुछ क्वेश्चन है तो इस वाले कॉन्सेप्ट को, बिकॉज जीएसटी को जिस समय अभी हमें जो मोटा मोटी हमें पता होना चाहिए जीएसटी में अल्टीमेटली कहां कौन कौन सी क्लॉजेज हैं जो कि हमें इंपैक्ट कर सकती हैं, जिसे कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इसी के अंदर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली लिंक है। कुछ केस लॉज आए, एक आया गंधार ऑयल का। गंधार ऑयल का केस आया, उसने कहा जी कि देखिए कि हम क्या मेरे को मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। यहाँ पे एडवांस अथॉरिटी के पास में गया, वहां पे उन्होंने कहा साहब देखिए कि आप क्योंकि आप सेम जगह से आप कर रहे हैं एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, सो देन even central one location registration will also serve the purpose. This is advanced way. क्योंकि इसके साथ में और भी केस आता है, कस्टम से आपके पास इंपोर्ट हो रहा है, अलग अलग पोर्ट पे आ रहा है, तो क्या जो भी मैं पोर्ट से सप्लाई कर रहा हूँ क्या मेरे को पोर्ट रजिस्ट्रेशन लेना है या उस जगह का रजिस्ट्रेशन लेना है? ये कॉन्सेप्ट वहां से किया है। ये मेरी वहां पे फिक्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं करता, इसलिए मेरे को वहां पे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ से दिल्ली से बैठ के बॉम्बे में जो भी सामान है उस सामान की सप्लाई मैं बॉम्बे में दे सकता हूँ। आई नीड नॉट मेंटेन माय प्लेस ऑफ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट ओवर देयर। ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड, इसलिए इसकी रेलेवेंस है। इसके अलावा एक आता था कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ऊपर है, ठीक है। एक आपका मैंने आपको सर्विस दिया, ये सिंगल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। एक सिक्योरिटी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर दिया। एक कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने से ऊपर है तो कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस में आ जाता है। कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस जैसे ही बना उसके अकॉर्डिंग एक टाइम ऑफ सप्लाई बैठा हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा ना कि मेरी लायबिलिटी किस दिन मेरे पास इन्वोक होगी, तो उसके अंदर वो कहता है कि यदि आपके पेमेंट टर्म्स डिफाइन है यहाँ पे कहीं पे भी, तो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से ले लो। यदि पेमेंट टर्म्स आपके डिफाइन नहीं है तो जिस दिन आपको पेमेंट मिली उस दिन के हिसाब से ले लो, या कंप्लीशन के अकॉर्डिंग ले लो। इसी के रिलेटेड एक अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए, ठीक है। सर्कुलर जो आया दिस इज 222 नंबर स्पेक्ट्रम एलोकेशन के अंदर हुआ, और सिमिलर उन्होंने बाद में ऐड कर दिया कि साहब स्पेक्ट्रम एलोकेशन या कहीं पे भी और कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर भी सिमिलर फुटिंग अप्लाई करेगी। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने कहा था नॉर्मल केस के अंदर बहुत सारी डिमांड जो ऑफिसर्स हैं वो रेज कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहा था कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन के अंदर जिस दिन आपके पास में एक एलोकेशन लेटर आ गया उस दिन आपकी डिमांड होगी। उन्होंने कहा नहीं साहब आप जाइए सेक्शन 13(3) में जाइए, वहां पर आप देखिए वहां पर कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, क्योंकि दिस इज अ कंटीन्यूअस सप्लाई। वहां पर जैसे हुआ कि वो पेमेंट टर्म्स डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ही कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग में टाइम ऑफ सप्लाई शुरू। एक और कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये जहां पे हम कहते हैं कि वेयर द गुड्स हैव मूव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। नाउ व्हाट अबाउट द केस कि जहां पे आपका मेरे पास में फॉरेन पार्टी थी जिसने कहा कि मेरे को लोकल पार्टी को सप्लाई करना है, whether this is export or not, question to the house। इसी जगह में तो आप हो सकता है, अदरवाइज जो लोकल लेंगे वो तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि वो आपका टेरिटरी क्रॉस। सर हाउ मेनी ऑफ अस एग्री विद दिस थिंग्स? अभी कभी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ना, बड़ा सबका सो जाएंगे। सर ये हाई सीसी
सर हाईटी थी तो हाईटी से तो कस्टम बाउंड्रीज के बाहर था, यहाँ पे तो उसने मेरे को ऑर्डर दिया कि लोगों सप्लाई कर दे, इंडिया में सप्लाई कर दे एक्सपोर्ट नहीं होगा। सर 100% आपका। So we need to understand it, actually we need to understand that कि क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आप जिस समय आप रिफंड क्लेम करने जाते हैं LUT के अंदर, वहाँ पर ये इसकी डिमांड नहीं होती है, क्योंकि आपने तो उसका एक्सपोर्ट ट्रीट कर लिया, आपने उसने कहा कि एक्सपोर्ट है ना 18% टैक्स दे, डिमांड निकल के आती है। तो एट इनिशियल लेवल वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि क्या ये एक्सपोर्ट है कि नहीं है। एक्सपोर्ट का ऑफ गुड्स की जो डेफिनेशन है सेक्शन 26 ऑफ IGST में बड़े क्लियरली स्पेसिफाई कर रखी है कि जिस समय गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा, आउटसाइड इंडिया जाएगा, तभी होगा, शिपिंग बिल होना चाहिए। इवन इस वाले केस में एक दूसरी की बात बताता हूँ इसके अंदर कि जहाँ कहीं पे भी आपके सपोज आपके पास में पेमेंट आती है, पेमेंट के अंदर भी आपको जो बैंक है आपको क्लियरेंस नहीं देता है। सर्विस के केस में क्या हुआ था, जैसे मान लो सर मुद्दा सर वहीं पे रहेगा, अभी अब सर्विस पे जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट और सर्विस पे चलते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी पेमेंट आ रही है, सर्विसिंग सर इसमें पेमेंट का कैसा रहेगा? सर मुद्दा सर वही रहेगा, मान लीजिए तो इसका अंदर एक मुद्दा फंसेगा, इंटरमीडिएरी का भी फंसेगा, वो भी फंसेगा। सर इसमें गुड्स के केस में पेमेंट का कैसा रहेगा, मतलब वो सर बैंक के पास से आपको जो आपके पास में जो चेक जो आपका क्लेम जो FIR से मिलती है, वो कहता है कि आपके लोकल से आया पर शिपिंग बिल दिखाओ ना, शिपिंग बिल आपको है ही। कुछ केसेस में तो उल्टा फंसा है, उसमें वो चढ़ेगा ही नहीं। कुछ केस कहते साहब देखिए ये ट्रांजैक्शन आपके इलिसिट ट्रांजैक्शन है, वो तो इवन यहाँ तक भी पहुँचते हैं, ठीक है सर। एक्सपोर्ट और सर्विस में जाते हैं, एक्सपोर्ट और सर्विस के अंदर जिस समय हम बात करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट और गुड्स का 25 है, एक्सपोर्ट और सर्विस का 26 है। एक्सपोर्ट और सर्विस के अंदर जो है कंडीशन बोलते हैं साहब कि मेरा जो सप्लायर है वो इंडिया में है, रिसिपिएंट बाहर बैठा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, दैट नीड टू सी। एंड देन इसकी जो पेमेंट है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, या जहां कहीं पे भी रुपी के अंदर है वहां पर आनी चाहिए। अब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो आपका एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुल गया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि चाइना से कुछ सामान इंडिया आ रहा है, इंडिया से रशिया जा रहा है, तो अब आपकी जो भी पेमेंट हो रही है वॉस्ट्रो के थ्रू आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने सर्कुलर दे दिया, सर्कुलर नंबर 202, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो भी रशिया के अंदर से पेमेंट आपके वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर आ रही है, फिर क्योंकि सिंस दिस इज बीइंग अलाउड बाय RBI, तो इसके अंदर आपको बेनिफिट एक्सपोर्ट और सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। आपका क्वेश्चन के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा बाहर बैठना चाहिए तब होगा। दूसरा केस आप इसके अंदर केस में जो फंसोगे वो होगा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट पे आते हैं तो बताएंगे। सर ठीक है। एक अगर पॉइंट हम रखें, सपोज कोई जूम कॉल पे सर्विस दे रहा है, आपको क्या पता सर ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, अलग से करें, ठीक है, बड़ा टेक्निकल है कि जूम अल्टीमेटली उसका जो सर्वर है इंडिया में बैठा है, बाहर बैठा है, उसका कस्टमर यहाँ सर बात करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो ना क्वेश्चन एक आता है कि सपोज यहाँ से मैं बाहर गया, बाहर के होटल में मैं ठहरा और मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके मैं खाना कंज्यूम किया, डू आई नीड टू पे RCM हो गई है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका बाहर बैठा हुआ है, तो आई नीड नॉट पे। बट यदि मैंने किसी कंसल्टेंट को एंगेज किया, बाहर मैंने एंगेज कर दिया मैंने, तो और वहाँ पे मैंने उसको यहाँ से मैंने पेमेंट करी, तो सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, आई नीड टू पे द RCM। इसलिए जितनी भी आपने कंसल्टेंट की पेमेंट यहाँ से 15CA 15CB निकालते हैं, 15CA CB की इंफॉर्मेशन RCM से ऑटो लिंक हो जाती है, वो निकाल लेता है। अभी 15 जितने 15CA करें आपने लिखा तो RCM पे कर रखी है, बता दो प्रूव कर दो। I'm saying that basically how the information is getting interlinked। 26 AS में तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं ना, AIS के अंदर ऑलरेडी 3D की इंफॉर्मेशन और आपके टर्नओवर की इंफॉर्मेशन बताता है आपको, मैं मैच करवा के देता है। So this way डिपार्टमेंट इज कई बार जैसे कोई सपोज कोई बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, वहाँ हम लोगों को इंस्टॉलेशन के लिए अपना स्टाफ भेजना होता है, टेक्निकल स्टाफ, तो उनके सिर्फ एक्सपेंडिचर जो स्टेक एक्सपेंडिचर है वो उससे हमारे कंसाइनी को ही भेज देते हैं कि आप इसको रियम्बर्स कर दें, तो उसमें तो RCM नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका इमोबल प्रॉपर्टी अभी बाहर है ना, वहाँ पे हमारा स्टाफ बैठा है। इमोबल प्रॉपर्टी से लिंक कर रहा है ना,
सेक्शन 13(3) सेक्शन 13(4) में जाओगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का बाहर है, प्रोजेक्ट आपका एग्जीक्यूट बाहर हो रहा है, तो ऑल द सर्विसेज लिंक्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी लिंक्ड ऑफ द आउटसाइड, तो इसलिए आप उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर लेके जाओगे तो एक्सपोर्ट में ट्रीट करोगे। तो इंडियन कंपनी को वेयर हाउस बनाते हैं आउटसाइड इंडिया में, तो वहाँ जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट इंगेज करते हैं, इंजीनियर को इंगेज करते हैं, तो आरसीएम देना पड़ेगा इंडिया। सर वो वेयर हाउस जहाँ तक आप बोल रहे हैं, जहाँ पे बना रहे हैं और जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए आपको जो सेक्शन चलेगा वो 13(4) चलेगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या करता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई का आगे सीक्वेंस में चलते हैं, सेक्शन में सेक्शन 2 कवर होगा, आईजीएसटी का भी और सीजीएसटी का भी मोटा मोटी जो डेफिनेशन है वो मैं उस पर कवर किया। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, जो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 3 से 6 है सीजीएसटी के अंदर, और आईजीएसटी में 3 से 4 सेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पार्ट हमें समझने हैं। पहली बात तो क्रॉस एम्पावरमेंट, क्या किसी पर्टिकुलर मैटर पे या किसी पर्टिकुलर एसएसई के पास में सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी, दोनों जगह से आपके पास में नोटिस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उसके लिए रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटी हैज नॉट बीन curtailed, so at any point of time this is an issue based, at given point in time particular issue दोनों अथॉरिटी साइमल्टेनियसली एग्जामिन नहीं करेंगी, बट यदि इशू डिफरेंट है दोनों अथॉरिटीज कैन एग्जामिन बेस्ड अपॉन देयर इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आपके ऑडिट मेथड्स हैं उसको एडजुडिकेट कौन करेगा। आज के डेट में आपका ऑडिट हुआ, ऑडिट के अंदर फाइंडिंग्स हुई, आपकी डिमांड निकाल दी, इसको क्या ऑडिट वाला इसको वहाँ पे 73 में नोटिस देगा या नहीं देगा, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो एडजुडिकेट करेगा वो आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है वो करेगा, ये अपनी फाइंडिंग ऑफिसर को देगा, ऑफिसर उसको करके फिर एडजुडिकेट करेगा। दिस इज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पार्ट है सप्लाई, सेक्शन 7। सप्लाई की डेफिनेशन क्या बात करते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स, स्टार्टिंग करें इंक्लूड से करती है, all forms of supply, barter, sale, transfer, barter, exchange, lease, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। For consideration होनी चाहिए फर्स्ट पार्ट। देन by a person in the furtherance of business, बिजनेस हमने समझ लिया, बिजनेस सब कुछ है, कंसिडरेशन हमने समझ लिया, तो ये तो एक पार्ट हो गया जहाँ पे हम बात करते हैं सप्लाई के अंदर। अब इसके अंदर फर्दर राइडर है, जो हमें एक ही बात करी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जितनी भी म्यूचुअल सोसाइटीज हैं वो भी एक डिफरेंट पर्सन कंसीडर करी जाएंगे, तो उनको भी पिक करना है, एक पार्ट हो गया। फिर बोलता था एक शेड्यूल 1 जो कि विदाउट कंसीडरेशन है बट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे चले जाइए शेड्यूल 1। एक शेड्यूल 2 है जहाँ पे उन्होंने कहा था एक्टिविटीज वो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करी जाएंगी या सप्लाई ऑफ सर्विस करी जाएंगी, वो वहाँ पे उन्होंने बता दिया। जहाँ पे उन्होंने बताया था ये बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग कर रहे हैं टिल द टाइम आपके पास में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो शेड्यूल 2 का पार्ट है। जिस तरह कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया, वो शेड्यूल 3 में पहुंचेंगे। शेड्यूल 3 के लिए उन्होंने बोला था कि दिस विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इसके अंदर 7(1) के अंदर चलते हैं सर, इसमें कुछ कांसेप्ट इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे मैटर हो गए था कि यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर आया कि यहाँ पे आया कि परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ शेड्यूल 1। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जहाँ पे आईटीसी अवेल्ड, ये कौन से एसेट हो सकते हैं? ये एसेट हो सकते हैं कि जहाँ पे कहीं पे भी आपने फिक्स एसेट की जो शेड्यूल था वहाँ पे आपने डिस्पोजल दिखाया, कर तो मैंने इसके अंदर दावी किसको दिया? आपने सब डायरेक्टर को दे दिया, या आपने जो परक्विजिट वाले थे, परक्विजिट वाले आपने एसेट्स कैपिटलाइज कर रखे थे, बाद में आपने रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर आपने उन एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिए विदाउट कंसिडरेशन, दिस कुड बी द पार्ट ऑफ दैट। सो ऑल दोस ट्रांजैक्शन विल बिकम द पार्ट ऑफ एंट्री नंबर 1 और शेड्यूल 1 फ्यूचर में जिस तरह की असेसमेंट समझदार आदमी करेगा। ठीक है, शेड्यूल 2 के एंट्री नंबर 2 के अंदर जो बात होती है और एंट्री 4 यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्संस। रिलेटेड पर्सन कौन से? वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अंदर उन्होंने रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया।
क्रिएटेड पर्सन में क्या है साहब, जो भी ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अदर्स बिजनेस, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सेकंड wherever I am holding 25% of another entity, third where directly or indirectly I am controlling another entity, एक वो entity आ गई, ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा जो आपके पास में एक है कि यहाँ पे फैमिली मेंबर को डिफाइन किया। फैमिली मेंबर मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? कल को इन सब के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे विदाउट कंसीडरेशन वो आपके यहाँ पर है। अब इसके साथ में एक और एंटिटी जिसके लिए मैंने सर्कुलर इशू किया, वो ये किया कि मेरी ओवरसीज एंटिटीज हैं जिनके साथ में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इसके लिए सर्कुलर मैंने इशू भी किया। यहाँ पे लोन भी था और बाकी वाला भी था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यदि ओवरसीज एंटिटीज है तो एक हमारे पास में रूल 28 है। रूल 28 के अंदर एक उन्होंने प्रोवाइजो दिया है। उसमें ये दिया है कि रूल कि यदि आपके पास में जो भी सप्लाई है, जो भी मेरे पास आईटी सप्लाई रिसीव हो रही है, यदि मैं पूरा आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ तो वॉट एवर द वैल्यू आई एम डिक्लेयरिंग ऑन द इनवॉइस और इवन आई एम नॉट इशूइंग द इनवॉइस, दैट विल बी डीम्ड टू द वैल्यू। ठीक है सर, हैवी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सर ये है, आज को मैं मेरी एक प्रिंसिपल ऑफिस है, सपोज मैं जैनपैक हूँ, जैनपैक एक यूएसए ने जैनपैक इंडिया को एक सर्विस दी। अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे मेरे को आरसीएम पे करना है, दैट इज बेसिक क्वेश्चन। इसके लिए बहुत सारी डिमांड निकल के आ रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था बहुत लिटिगेशन होगी तो खत्म करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वो दिया, उन्होंने कहा था रूल 28 का प्रोवाइजो का उन्होंने पहले ऐड किया है वहां से। उन्होंने रिलेटेड पर्सन के बीच में जो भी वैल्यू आप इनवॉइस पे डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी डीम्ड टू बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्रोवाइडेड रिसिपिएंट एंटिटी कैन क्लेम फुल आईटीसी, कैन क्लेम फुल आईटीसी। यदि मेरे पास कोई एग्जाम सप्लाई है रिसिपिएंट एंटिटी तो मैं बस क्या करेक्ट बात है ना। क्रॉस चार्जेस में इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, रूल 28 चल रहा था सब जगह, रूल 28 आ, क्योंकि क्रॉस चार्ज के अंदर भी उन्होंने बोला सब सैलरी के लिए भी सर्कुलर आया कि साहब जो सैलरी वैल्यू है तो क्या एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में क्या सैलरी को भी क्रॉस चार्ज करना है, तो उन्होंने सैलरी पे नहीं करना, सैलरी सर्विस पे नहीं करना, बाकी वाले के लिए करना है। इसके लिए ऑलरेडी सर्कुलर का रेफरेंस वहां पर है। पर क्वेश्चन ये है कि सपोज रिसिपिएंट एंटिटी के पास में कुछ एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं, तो व्हाट इज एडवाइजेबल, या तो आप कहीं पे भी एक क्योंकि आपका जीएसटी में जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टिंक्ट पर्सन का है, ईच स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जहां पे आपकी टैक्सेबल सर्विस है या तो आप जो एग्जाम सर्विस है सबको अलग अलग क्लासिफाई कर दो। आप जब एक स्टेट है जहां पर आप ओनली एग्जाम सर्विसेज रखिए, जहां बाकी सब जगह टैक्सेबल रहती है, कंफ्यूजन कम होता है। रूल 42 का भी इन्वोकेशन नहीं होता क्योंकि वो रूल 42 कहता है कि सर जहां कहीं पे भी आपको एग्जाम सप्लाई है तब आपको प्रोपोर्शनल रिवर्सल करना है, तो एक तो वो भी कम हो जाता है। प्लस एक ये वाला रूल 28 का जो है कि जहां पे कि भी मेरे पास एग्जाम सप्लाई है तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं, तो वो भी करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप अपने ऑपरेशंस को थोड़ा रीऑर्गेनाइज करें तब बेटर है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कुछ इसॉप से रिलेटेड है, उसके लिए सर्कुलर इशू किया है, उन्होंने कहा सिक्योरिटीज हैं तो इसलिए ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ सरप्राइज। सर नेक्स्ट आता है कि जिसके अंदर हम बात करते हैं दिस इज सेक्शन 7, उसके अंदर आई हैव गिवन बेसिकली कि एग्जैक्टली कहां पे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 9। सर सेक्शन 7 में मेरा एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या एफएसएसएआई है, ये लोग लाइसेंस जारी करते हैं, तो उसमें कई लोग जीएसटी चार्ज करते हैं, कई अथॉरिटीज कई नहीं चार्ज करते। मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं चार्ज करते हैं जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उन्होंने बताया कि वी आर not making any kind of supply, we are performing our constitutional duties, that's why we are not charging। 243 A 244 के अंदर वही स्टेट कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। सर ये देखिए बड़ा ये लिटिगेशन का मैटर है हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे कुछ केसेस के अंदर इस वाले केसेस में आपको डिमांड नहीं निकल के आई है, क्योंकि कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे भी आए हैं कि जहाँ पर आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी है
जैसे मैंने आपको एक केस दिया CISF का। CISF क्लेम करती है कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हम जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसका हम सिक्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, तो वी आर नॉट लायबल टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड देन उसके लिए उन्होंने बताया था कि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए तो आपको RCM पे करना है। अब सर्विस टैक्स के अंदर ये वाला मैटर लिटिगेटेड मैटर था कि क्या CISF को पे करना है या नहीं करना। सिमिलर केस आपके पास में है, क्योंकि आपके पास में डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, उनका एक डिफरेंट एक वर्जन है कि मैं सप्लाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आपको अल्टीमेटली जो भी आपको वहाँ पे उससे बात करनी पड़ेगी और वो तय करनी है, या एक एडवांस रूलिंग लीजिए, एडवांस रूलिंग लेके लड़के को सेटल कर दीजिए। RCM नहीं तो सर गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर मैं नहीं कह रहा ना, देखिए पहली बात तो ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या टैक्स उसको पे करना है या मुझे पे करना है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बाहर निकाल दिया। आज के डेट के अंदर आपके पास में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये कि CISF है क्या, CISF के सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है या एक अथॉरिटी है। आप इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो एक सेपरेट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने उसे इनेक्ट किया, तो आप एक ऑफिसर देखिए क्योंकि सेपरेटली इनेक्ट हुआ है तो देन वेदर दिस इज गवर्नमेंट अथॉरिटी और दिस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब वो कहता है कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, हम तो दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम नहीं पे करेंगे, नेचर तो नहीं करते। तो बात तो सिर्फ वहां की बात कर रहा हूँ। जैसे इनका केस है तो वहां पर भी एक अथॉरिटी बोल रही है कि साहब हम पे नहीं करेंगे, स्टेट अथॉरिटी पे कर रही है। अब क्वेश्चन है कि हम किसका वर्जन माने। मैं RCM पे करके बैठा हूँ, वो फॉरवर्ड चार्जेस पे करने का वहां से डिमांड निकल के और आगे दिक्कत वहां पर है, ठीक है। तो इसके अलावा सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन है, जहां पर बड़ा क्लियरली बोलता है कि लेवी एंड कलेक्शन के अंदर आपके पास में CGST के अंदर भी है, SGST के अंदर है, जहां पर वो कहते हैं कि अल्कोहलिक जो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एक उन्होंने एंट्री और करी है रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, ये इसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा। पहला पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टरबाइन, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इसके ऊपर फ्यूचर डेट के अंदर जिस समय काउंसिल डिसाइड करेगी उस पे होगा। दिस इज द टू एंट्रीज 9(1), 9(2) और सिमिलरली 5(1), 5(2). इसके अलावा एक आपके पास में जो एंट्री आती है अब आती है 9(3), 9(4), 9(5), ठीक है। 9(3) इज बेसिकली जहां पर बोलते हैं कि आपको RCM पे करना है रिसिपिएंट। उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया सेक्शन नोटिफिकेशन 13/2017 आया, जहां पर उन्होंने RCM के अंदर अलग अलग एंट्रीज करी है, सिक्योरिटी सर्विस, GTA, ऑल द सर्विसेज आर पार्ट ऑफ 9(3). 9(4) इज जिस समय अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि आप कोई सप्लाई परचेज करने हैं तो क्या मुझे पे करना नहीं करना, दैट इज 9(4). तो शुरू में शान बैठा रहा, 1 अप्रैल 2019 से ये जावा 1 अप्रैल उसके अंदर ये हुआ कि जो भी रियल एस्टेट के अंदर जो भी कहीं पे भी आप सीमेंट परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 28% का आपको पे करना है। इसी तरह से उन्होंने डेवलपमेंट राइट ये सब का 9(4) में ऐड करें। 9(5) इज फॉर बेसिकली फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भी सर्विस करनी, 4 सर्विस में ऐड करी है उन्होंने। एक उन्होंने ऐड करी कि जहाँ पे ओला उबर, यहाँ पे भी आपके रेडियो टैक्सी ये वाले, एक तो वो कवर किया। दूसरा उन्होंने एंट्री करी कवर की जहाँ कहीं पे भी होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग यदि सपोज कहीं पे भी आप ई-कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, जब तक कि उनकी लिमिट 20 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं करिए तब तक वो पे करेंगे, 20 लाख के ऊपर तो बाद में होटल पे करेगा। एक एंट्री ये कवर करी। दूसरा उन्होंने क्या कि हाउस कीपिंग, यदि सपोज कहीं पर भी है हाउस कीपिंग लाइक जो सर्विसेज हैं उसके अंदर भी यदि 20 लाख से कम का है तब तक तो ई-कॉमर्स पे करेगा, अदरवाइज वो पे करेगा। चौथी एंट्री ये करी रेस्टोरेंट सर्विस, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन 5 स्टार के अंदर ये होटल, यदि कहीं पर आप ई-कॉमर्स से आप जोमेटो से मंगवाते हैं, स्विगी से मंगवाते हैं, तो जहाँ कहीं पे भी पेमेंट वो कलेक्ट करते हैं तो देन उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे, रेस्टोरेंट पे नहीं करेंगे। दिस इज 9(5), दिस इज अ पार्ट ऑफ लैंड। क्योंकि जिसे भी हम किसी भी एक्ट को समझते हैं तो एक्ट के अंदर जो पार्ट आते हैं सबसे पहली बात है कि क्या टैक्सेबल है, तो सप्लाई होगी, कब टैक्सेबल है और क्या वैल्यू पे टैक्स है, उसके लिए लेवी पार्ट हो गया, उसने बोला था देगी कि यहाँ पे करना है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है लेवी एंड कलेक्शन के बाद में एक हमारे पास स्कीम आई कंपोजिशन की सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर क्लियर है 1.5 करोड़ तक की आपकी स्कीम है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है कि आप ओनली इंट्रा स्टेट काम कर सकते हैं, सेम स्टेट में काम कर सकते हैं, इंटर स्टेट काम कंपोजिशन में नहीं कर सकते, पहली बात।
दूसरी बात, आप जो भी टैक्स चार्ज करेंगे वो सामने वाले से आप जो उसका उस सामने वाला उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता, ना ही आप अपनी इनवॉइस भी दिखाएंगे। इनवॉइस के ऊपर आप लिखेंगे ये कंपोजिशन डीलर है। डीलर नोटिस स्कीम के अंदर आपको जो अलाउड है वो ओनली सर्विस 10% और 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, इतना तक आप सर्विस का काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है जी। आरसीएम आपको पे करना है, ये भी है। दूसरा है कि कोई एडवांस यदि आपके पास में गुड्स का रिसीव हो रहा है उसके ऊपर देना है, जबकि नॉर्मल केस में सेल ऑफ गुड्स के अंदर यदि आपका अदर देन कंपोजिशन होता है उसमें आपको नहीं देना, पर यहाँ पर है क्योंकि वहां पे उन्होंने एक्सक्लूजन दिया कि अदर देन कंपोजिशन पर्सन, इसका मतलब कंपोजिशन वाले को यदि एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स मिलता है उसके ऊपर उसको टैक्स देना है। ठीक है, दिस इज मतलब कंपोजिशन। एक स्कीम आई उसके अंदर उन्होंने कहा मिक्स सप्लाई, जो गुड्स भी सेल कर रहे हैं सर्विस भी सेल कर रहे हैं, उसके लिए 50 लाख की स्कीम है 6% की। 50 लाख के ऊपर 6% दीजिए, 50 लाख का कर लीजिए। तो अब आपके पास में यदि आप देखेंगे नॉर्मल फ्लो क्या हुआ कि भाई 20 लाख का है, 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 20 लाख से 50 लाख की सर्विस कर रहा हूँ, 6% स्कीम में जा सकता हूँ मैं। 50 लाख के बाद में मैं रेगुलर स्कीम में जाऊँगा। दिस इज व्हाट द नॉर्मल फ्लो ऑफ जो आप अपनी एक्टिविटीज प्लान करने के लिए। इसके अलावा एक उन्होंने और नया स्कीम शुरू करी है, वो है ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस नहीं, वो भी कंपोजिशन कर सकते हैं प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट होगी, वो भी इंटर स्टेट नहीं होगी, दिस इज कंपोजिशन। ये सेक्शन 10 की कहानी। ठीक है। इसके अलावा अब जो आदमी सेक्शन 11 और 11 में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है कि कोई सी भी गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट है, वो सेक्शन 11 हो गया। एक नया इन्होंने सेक्शन इस फाइनेंस एक्ट में हुआ, सेक्शन 11A। 11A जो बोलता है वो कहता था कि गवर्नमेंट ये सब कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ट्रेड की प्रैक्टिस हैं जहां पर उन्होंने कहा था ये जो टैक्स है इस रेट पे नहीं लगता, ये इसमें कुछ एक्सक्लूजन है। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वुड नोटिफाई कि साहब देखिए जी आपका ये कम टैक्स लगना है या ज्यादा लगना है, जो भी गवर्नमेंट विल नोटिफाई। दिस इज सेक्शन 11A। ठीक है सर, 11 में तो पहुंच गए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर इसके अंदर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अब आपको सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी एसजीएसटी पे करना है या आईजीएसटी पे करना है, वो आपको डिटरमाइन करना है। उसके लिए आपको आईजीएसटी में जाना पड़ता है, उसका सेक्शन 7 जो है वो आपका आईजीएसटी इंटर स्टेट एक्सप्लेन करता है, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट करता है, और एक टेरिटोरियल वाटर के अंदर है वो सेक्शन 8 करता है। 3 सेक्शन है। सिंपल सी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ने कहा था देखिए कि जहां कहीं भी प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर सेम स्टेट में तब इंट्रा स्टेट, सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे भी बैठे हैं तब तो इंट्रा स्टेट। अदरवाइज इंट्रा स्टेट कुछ चीजें इंटर स्टेट होंगी ही होंगी। कौन कौन सी? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है क्योंकि वहां पे कस्टम के पास में जाना है, तो देन उस केस के अंदर आपको आईजीएसटी पे करना है, तो वो इंटर स्टेट ही है। ऐसी रेट का सप्लाई है वो इंटर स्टेट होगा ही होगा। एक सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी के अंदर टूरिस्ट है, यूज नहीं हुआ, टूरिस्ट को आपको रिफंड देना ही नहीं, वो भी सेक्शन होगा, वो भी इंटर स्टेट ही होगा। तो ये हमारे इंटर स्टेट हो गया। एक टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है कि इंडिया के जो सी वाटर के अंदर जो हमारी जो सी वाटर के अंदर हमारी जो नॉटिकल माइंस तक है, अब वहां पर कोई शिप आती है और उस शिप के अंदर हम कोई सामान सप्लाई करते हैं। सपोज कोचीन के अंदर 2 किलोमीटर दूर के अंदर वहां पे एक किसी ने शिप ने एंकर डाला, अब वहां पे जाके कोई सामान सप्लाई कर रहा है, तो उसके अंदर प्रेशर सप्लाई क्या होगा? मैटर यहाँ पर ये निकल गया। तो उन्होंने कहा था कि जो भी क्लोजेस्ट बाउंड्री होगी, सपोज कोचीन भी है और एक उधर से आपका कहीं पे भी आपका गोवा भी बैठा हुआ, तो दोनों में से जो भी उस मशीन शिप के पास में होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आगे चले ना। अब उसके बाद में आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर 2 पार्ट है ना। सेक्शन 10 के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, गुड्स को समझते हैं ना। गुड्स के अंदर
जहां कहीं पे भी सेक्शन 10(1)(a जो कहता है वो कहता है कि वेयर जो भी मूवमेंट यदि कहीं पे इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट सेज इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय कौन कर रहा है, रिसिपिएंट कर रहा है या सप्लायर कर रहा है और एनी अदर पर्सन, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर द मूवमेंट कमिट्स, जिस जगह पे उसका मूवमेंट खत्म होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। दिल्ली से सामान चला, मैं सामान लेके गया, अब मैंने सपोज मेरे पास में कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरे को हरियाणा के मेरे को गुड़गांव के अंदर मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी हुआ था कि यहाँ कहीं पे भी आप मॉल के अंदर परचेज करने गए, शुरू के अंदर जैसे में हुआ, आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो उसने कहा देखिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे दिया, तो मैं आपको तो क्योंकि मैं आपको डिलीवरी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना मॉल समझूंगा। दिस इज द 10(1)(c कि जहाँ पे कहेंगे वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर यू मेक द अवेलेबल दिस गुड्स। तो बड़ा क्वेश्चन हुआ था अल्टीमेटली मेरे को आईटीसी मिलेगा कैसे, तो मैंने कहा भाई तू आप मूव नहीं कर रहे तो 10(1)(a के अंदर तो मैं भी मूव कर सकता हूँ, रिसिपिएंट भी तो मूव कर सकता है, तो मैं सामान लेके जा रहा हूँ तो आईटीसी मांगो, तो बेस्ड अपॉन दैट प्लेस ऑफ सप्लाई तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, वरना यहाँ पे तो आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तो आप सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। तो उस समय जिस समय जुलाई 17 के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉल भी थे जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर रहे थे, जिसके अंदर आपको जो आपके 2A के अंदर उसको बेनिफिट नहीं मिला। इसमें एक क्लॉज उन्होंने ऐड करी, एक तो ये वाला हुआ, एक है बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, कि मैंने सप्लायर से कहा मैं दिल्ली में हूँ, सप्लायर मेरा यूपी में बैठा हुआ है और मैंने कहा कि भाई गुड़गांव में सप्लाई करते हैं, दिस इज 10(1)(b बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, जहाँ पे मूवमेंट हुआ इधर बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हुआ या कहीं पे भी। अब इसके अंदर जो वैट रिजीम के अंदर और यहाँ पे जो चेंज हुआ है कहीं पर भी, वहाँ पे जो चेंज हुआ कि सीएसटी जो बोला करता था वो कहता था कि व्हाइल अंडर द मूवमेंट ऑफ जैसे गुड्स है उसी टाइम हम इवन ट्रांजैक्शन मांगेंगे या मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। इसके अंदर ये है कि बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट किसी भी केस के अंदर भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहे स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड टू बी बिल टू शिफ्ट। इस केस में प्लेस टू प्लेस और क्या होगा और सुनिए, मैंने नोएडा वाली डीलर से कहा कि गुड़गांव के अंदर सामान सप्लाई कर दे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नोएडा या गुड़गांव? बिल्टू के अंदर बिल्टू जो करूंगा मैं नोएडा के साथ करूंगा तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा होगा। नोएडा वाली पार्टी को आगे जो है एक फर्दर बिल रेज करना होगा, तो इस वाले मैटर पे बहुत सारी कंपनी ने जमीन रखी, उन्होंने कहा हम आगे नोएडा से गुड़गांव बिल रेज नहीं करेंगे, आप प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव में वरना हम पेमेंट नहीं करेंगे। बड़ा मैटर था, बड़ी कंपनी है इसमें, बड़ी कंपनी के साथ में बहुत कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने हमारा बिग 4 का हमारे पास ओपिनियन है, हमने कहा नॉट पॉसिबल, अल्टीमेटली दिस विल बी मतलब दिस विल बी नोएडा। एक उन्होंने क्लॉज ऐड करी जहां पे उन्होंने कहा था अनरजिस्टर्ड पर्सन, उन्होंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ 10(1)(a और 10(1)(c, यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन आपके पास में आया और उसने अपना एड्रेस दे दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिपेंडिंग अपॉन जो इसका एड्रेस है। मेरे पास में कस्टमर आया, उसने कहा मैं गुड़गांव का हूँ, अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पर होगा क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ है, बिकॉज़ जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक है सर, 10 क्लियर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई का गुड्स क्लियर हो गया। इसके अलावा एक 11 है जहां पे कहते हैं कि इंपोर्ट के केस के अंदर जो भी इंपोर्टर की लोकेशन है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक्सपोर्ट के केस में दिस विल बी आउटसाइड। दिस इज सेक्शन 10 and 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्लियर सर? हाँ तो बोलो सर। हाँ अभी तो कहीं पर डाउट है नहीं है, कुछ तो पता चले, वरना तो पता ही नहीं चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। एक्ट सर एक्ट समझिए तो प्यार से समझते हैं, अदरवाइज तो मजा क्या आएगा। मतलब एटलीस्ट यहाँ से जाने के बाद में आप भी कहोगे साहब देखो कि पर अनिल जी ये नहीं कहेंगे वो जीएसटी नहीं पता, फिर कहेंगे हाँ जी आपको कुछ पता चल गया। इसके अलावा सर सेक्शन 12 और 13 है
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 12 में जो बात करता है वो ये कहता है कि यदि सपोज मेरा रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में, तब तो सेक्शन 12 है। और यदि सपोज ये दोनों का अलग, एक इंडिया में बैठा हुआ है और एक मेरा आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन 13, ठीक है, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट सेक्शन 12(2) बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई, यदि हम सेक्शन 12 के अंदर बात करें तो जो भी मेरा जो रिसिपिएंट है, जो भी जिसको सर्विस दे रहा हूँ, उसका जो भी प्लेस है दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, गुड़गांव के अंदर मैं सर्विस दे रहा हूँ, अनिल जी गुड़गांव में बैठे हैं, मैंने आपको सर्विस दिया, रिसिपिएंट गुड़गांव में बैठा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अनिल जी यहाँ से उठ के यूके पहुंच जाते हैं तो सेक्शन 13 आ जाएगा, तो सेक्शन 13(2) आ गया, तो देन दिस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई इन यूके, so this will be export of service. This is subject to section 12(3) to 12(13), जहाँ पर उन्होंने एक अलग-अलग राइडर्स डाल दी। मैंने कहा देखिए इस वाले केसेस के अंदर ये वाला डिफॉल्ट रूल तो ये है, ये सर्विस टैक्स में रिव्यू में भी ये था, सेमिनार यहाँ पर है। 12(3) से 12(13) के अंदर उन्होंने अलग-अलग केसेस दिए। 12 इज लाइक मोर लिबरल, क्योंकि इंडिया में काम हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था जो भी रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है उसको हम टैक्स दे देंगे। बारिक, जहां पे हमें टैक्स नहीं मिलता उसके अंदर हम नहीं देंगे। कौन कौन से केसेस हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था सर, जिस समय किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते थे, सर्कस में जाते थे या और कहीं पे जाते थे तो वहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो जहां पे वो इवेंट हो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो होगा। मेरे को इसका मतलब ये होगा कि सप्लायर जो है वो वहां पे बैठा हुआ है, सपोज मैं नोएडा के अंदर में जेमिनी सर्कल देखने गया है, जम्मू सर्कल देखने गया, सप्लायर कहां पर है? नोएडा में। इवेंट कहां है? नोएडा के अंदर। चार्ज क्या करेगा? सीओसी, जीएसटी, एसडी। मैं बैठा हूं दिल्ली के अंदर, मेरे को बेनिफिट नहीं है। इवन मैं अपना कॉर्पोरेट इवेंट वहां पे जाके कर रहा हूं, आप अपनी पूरी टीम को लेके जाऊंगा। लोग आजकल यही करते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, अल्टीमेटली मोटिवेशन एक्सरसाइज तो सर यही होती है, टीम को करो, ठीक है सर, तो क्लियर सर। सेक्शन 13 के अंदर भी ऐसे ही है। इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो उसके अंदर एक है, सबसे बड़ी डेफिनेशन है इंटरमीडिएट। सब मोस्ट डिबेटेबल इशू इज इंटरमीडिएट, व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज नॉट। फर्स्ट देखिए इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या करें। इंटरमीडिएट इज एन एजेंट और ब्रोकर हु अरेंजेस और फैसिलिटेट्स supply of goods or services or both between two persons or more, except जहां पर वो where he is supplying the goods on his own supply, on his own account, उस केस में नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो तो देन इंटरमीडिएट नहीं हो। यदि मैं 3 आदमी के बीच में इन्वॉल्व हूं तो देन इंटरमीडिएट हो सकता है, ठीक है। अब इसके लिए बड़ा सेलिब्रेटेड केस हुआ था जैनपैक का, दिल्ली हाई कोर्ट का गया मैटर। उसमें कहा था देखिए जैनपैक जो इंडिया में बैठे थे, जैनपैक यूएस को ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, दिस इज एक्चुअली इंटरमीडिएट। इफेक्ट क्या है कि सारे उसके रिफंड रोक दिए। उन्होंने कहा था देखिए जी, उन्होंने कहा था क्योंकि सर्विस टैक्स के अंदर तो हमें पहले रिफंड मिलते थे, आप हमें अब क्यों रिफंड नहीं दे रहे हो? उन्होंने कहा सिंस यू आर इंटरमीडिएट। अब क्वेश्चन आता वो कि इंटरमीडिएट कैसे हो, तो फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के शामिल हुए वहां पे पूरा का पूरा। उन्होंने कहा कि क्या जैनपैक इंडिया इज हैविंग एनी रोल इन द कस्टमर डीलिंग ऑफ जैनपैक यूएसए। इफ देयर इज नो रोल देन जैनपैक इंडिया एंड जैनपैक यूएस इज डीलिंग ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। यदि मेरा यहां पे होता तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसी से रिलेटेड कुछ आजकल कुछ नए सर्कुलर भी आए जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी है, इसका रेफरेंस मैंने अभी दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड, इसका लिए 230 नंबर सर्कुलर आया। वहां पर भी ऑन द सेम वे होती है कि यदि सपोज, क्योंकि वहां भी ये इशू वहां पर डिस्कस हुआ कि मैंने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए मैंने बाहर फॉरेन एंटिटी है उसको मैंने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दी है, उसके कस्टमर इंडिया में, उनसे मैं बात भी कर लेता हूं, तो वेदर आई विल बी कंसीडर्ड इंटरमीडिएट और वेदर आई विल बी एक्सपोर्टिंग द सर्विस। तो उन्होंने कहा देखिए अल्टीमेटली प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका यहाँ से, आपका जो मेन कंपनी है उसके साथ में है,
यहाँ से आप only additional information ले रहे हो, but you are not supplying the service to that. So then this is not the intermediary. You can examine all these like circular, which is basically clear the concept of what is intermediary. बाकी intermediaries के लिए सबसे पहले जो circular आया था 159, which is a very good circular, जो 20 सितंबर 2021 को आया था. इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि what is intermediary and what is MNC companies, like let us say, they are not trying to live. AB UK has a contract with AB India to do global so-called BPS services, business process services. And then there is a direct interaction between the clients of AB UK by this AB India. Sir, the primary thing what we need to examine is this while dealing in the customers of that principal in India, whether I am supplying the service. Intermediary की definition simple है. उन्होंने कहा कि आप दो जनों को जोड़ के करने के लिए आप उनको सर्विस कर रहे हैं और आप कमीशन दे रहे हैं. अब इसी के अंदर एक पर्टिकुलर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. उन्होंने यहाँ पे कहा था देखिए कि आप जैसे आपने होर्डिंग लगा रहे हैं, आप होर्डिंग लगा रहे हैं तो आपका रोल क्या है? Are you facilitator? वर्ड आपने करे arranges or facilitates. So while having the contract with the principal company, if I am only dealing with the customers of the principal in a limited manner, then I not come into the picture of facilitator or arranger. So this will be the principal to principal. This is what the limited part. बाकी आप contract के अंदर role आपको examine करना पड़ेगा. ठीक है सर. इसके अलावा how much time है? 10 मिनट टाइम है. सर इसके अलावा एक वर्ड आता है कि अब क्वेश्चन आता है सर कि जिस समय हमें ये मालूम चल गया कि साहब इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, फ्री ऑफ सप्लाई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये एक्चुअली में जो जीएसटी लगना है वो कब लगना है, किस टाइम पे लगना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमारे पास सेक्शन 12 और 13 ऑफ सीजीएसटी है. यहाँ पर 12 की बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है और 13 की बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की. लार्जली दो पार्ट है. एक पार्ट है कि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के अंदर भी एक आपका आरसीएम पार्ट है और एक आपका नॉर्मल. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जो बात करता है, जो फर्स्ट क्लॉज है, यहाँ पे नॉर्मल केस की हम बात करते हैं. तो जिस समय भी आपने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 ये बेसिकली प्रिंसिपल सेक्शन यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का एक बताता है कि कब आपको इशू करना है. 31 के अंदर उसके लिए क्या बोलता है कि जिस समय आपकी मूवमेंट शुरू हो गई या तो तब इनवॉइस इशू कर दो. और व्हेन यू मेक अवेलेबल इन द सेंस कि आज तो मैंने एक अप्रूवल के लिए सामान भेजा. मैंने अप्रूवल के लिए सामान मेरे पास मैंने जो डिलीवरी जनाब से भिजवाया आपके पास पहुंच गया सामान. अब उसके बाद में आपके पास जिस समय सामान पहुंच गया देन आपने अप्रूवल दिया, हाँ ये को सामान पसंद आ गया, तो आई एम मेकिंग अवेलेबल दैट गुड्स टू यू. तो जिस समय मैंने अवेलेबल किया या मूवमेंट उस समय मेरे को इशू कर दिया. तो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. पहले कभी इसके अंदर एक क्लॉज हुआ करती थी कि जिस समय आपको एडवांस रिसीव होता था, विच एवर इज अर्लियर हुआ करता था, 13 अक्टूबर 2017 को एडवांस वाली कंडीशन हटा देगी एक्सेप्ट कंपोजिशन के अंदर क्लॉज रहेगी. दिस इज दैट. आरसीएम के अंदर तीन कंडीशन है कि जिस दिन मेरे पास गुड्स रिसीव हो गया पहला, या मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, या इनवॉइस के 30 दिन बाद. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पैक हो जाएगी मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी हिट कर देगी. करेक्ट सर. टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ गया. क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आपको इंटरेस्ट जो पे करना है या टैक्स लायबिलिटी कब डिस्चार्ज करनी है ये तो समझना पड़ेगा. इस महीने की रिटर्न में टैक्स पे करना है या अगले महीने की रिटर्न में पे करना है, ये तो समझ में आया. उसी के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट का मीटर चलेगा. इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई समझना बहुत जरूरी है. So this is time of supply of goods in relation to normal और RCO. अब time of supply of service का आता है. इसमें एक और पार्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर कि कंटिन्यूअस सप्लाई. मेरे पास एक रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है. मारुति के पास में गया, उन्होंने कहा देखिए कि मेरे शेल्फ में देखते रहो, जहाँ कहीं भी सामान खत्म हो उठते जाना.
ठीक है। तो इस वाले केस में बोलते हैं कि जब कभी भी मैंने अपनी स्टेटमेंट दी उसको, भैया मैंने इतना सारा सामान फिल किया या तो टाइम ऑफ सप्लाई वो है, या जिस दिन का पेमेंट रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर दैट टाइम ऑफ सप्लाई हिट कर दिया। क्लियर? कंटिन्यूस सप्लाई हो गई और एक नॉन कंटिन्यूस सप्लाई इवन टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। इसके अलावा आगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कि जहां पे बात करता है वो कहते हैं कि आपको 30 दिन के अंदर आपके जो नॉर्मल केस के अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी है। तो उसके अंदर वर्ड यूज करता है if the invoice is issued within the due time of section 31 or payment whichever is earlier, वो time of supply। if invoice is not issued, then जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी या जिस दिन आपको पेमेंट मिली, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो गया, ठीक है जी। या थर्ड केस के अंदर जो बोलता है कि भाई ये सपोज आपने अपनी किताबों में कुछ नहीं किया, मैं रिसीपिएंट के पास में गया ऑडिट करने, और रिसीपिएंट ने कहा था मेरे को मेरे संदीप जी से रिसीव मिल गया, संदीप जी को मुझे दिखाई नहीं। तो जिस दिन उसकी किताबों में रिसीव हो गया, टाइम सप्लाई वहां से आ गया। मैंने कुछ मेरे से पता नहीं चला, उससे पता चल गया रिसीपिएंट से। 3 केसेस, ठीक है। तो ना क्वेश्चन कौन व्हाट इज द ड्यू डेट, सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 में जो कहता है कि कहते हैं नॉर्मल केस के अंदर 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी है, ठीक है। पहला। दूसरा केस हुआ कि अब बात आती है आरसीएम के अंदर। आरसीएम के अंदर कहते हैं जिस दिन आपने पेमेंट करी, या तो ये वाला इवेंट, या अनरजिस्टर्ड से परचेज करी तो 30 दिन के अंदर, और रजिस्टर्ड से परचेज करी तो 60 दिन। ये टाइम ऑफ सप्लाई है आरसीएम के केस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, मोटा मोटा है। इसके अलावा बात करते हैं कि इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी जिस समय आपको रिसीव हो जाएगा। जो अनरजिस्टर्ड से सप्लाई ले रहे हैं तो आरसीएम का जो सेल्फ जनरेटेड वाला इनवॉइस होता है, तो जिस दिन सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस 30 दिन का टाइम है। अब रूल 47 ए इंसर्ट कर दिया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यू नीड टू जनरेट द इनवॉइस विद इन 30 डेज और जो जिस दिन आपके पास में डेट ऑफ जब जो भी आपने रिसीव करना है, जो सर्विस रिसीव हुई उसके लिए। इसके लिए एक बेनिफिशियल एक सर्कुलर उन्होंने और दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा था असेसमेंट के अंदर। हमारे पास में टाइम 5 मिनट का है, लेट्स अंडरस्टैंड कुछ मोटी और चीज समझ लेते हैं। एक आया कि हमारा जो आरसीएम की जो लायबिलिटी थी हमने प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं करी, ठीक है। 2 साल के बाद में हमें याद में आया, ये असेसमेंट के टाइम पे आया, तो मुद्दा ये वाला बहुत टाइम पे उठा कि क्या इसके ऊपर मैं जो सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस इशू करूंगा तो वेदर आई बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन दैट। उसके लिए सर्कुलर आ गया। उसके लिए उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, जहां पे यहाँ पर भी है, आप उस दिन से आज तक का जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप पे कर दीजिए अलॉन्ग विद द टैक्स एंड देन यू कैन अवेल इट। ये सर्कुलर के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एक मोटा मोटी अब जिसका जो हमारे पास में 5 मिनट का टाइम ही है, 5 मिनट का टाइम है 5 मिनट का, ठीक है। एक इसका नाम एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो आईटीसी से रिलेटेड है। आईटीसी से रिलेटेड के अंदर जो आपके पास जो कंडीशन आई है यहाँ पे जो अब फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, तो एक तो आपके पास में 30 नवंबर 21 है, सॉरी 30 नवंबर 21 के अंदर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 तक का कोई जो सेक्शन 16(5) एक नया फाइनेंस एक्ट 24 में ऐड हुआ, जिसका उन्होंने कहा कि ये वाला आईटीसी इस पीरियड का 30 नवंबर 21 तक यदि गरीबी 2B में अपीयर हो जाएगा तो स्टिल इवन अवेल द बेनिफिट ऑफ दैट एंड ऑल द डिमांड विल बी है। तो 30 नवंबर 21 पीरियड हो गया, आपने अवेल कर लिया था पर 2B में नहीं आया, बात उसकी। सेक्शन 16(4) जो बोलता है, 16(4) बोलता है कि अगले साल के 30 नवंबर तक आपका जो भी आईटीसी वहां पर आ जाए तो देन उस केस के अंदर आपको उसका अवेलमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज आप 23-24 के अंदर हैं तो 30 नवंबर 24 तक आप आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। सेक्शन 16(5) एक बेनिफिशियल के लिए आया
कि भाई क्योंकि आपके पास बहुत सारे ये वाला जो था 20-21 का अदरवाइज सॉरी 19-20 का जो पीरियड था जो टाइम वैल्यू पीरियड था वो 30 नवंबर 20 था। अब 30 नवंबर 20 तक आपके पास में स्थिति नहीं आया, आपके पास में 1 दिसंबर को आ गया। अब 1 दिसंबर का वो बेनिफिट आपको नहीं दे रहा था। उसके लिए सेक्शन 16(5) आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि स्टिल यू कैन क्लेम द बेनिफिट। दिस इज सेक्शन 16(5). अनदर इंपॉर्टेंट एक जो कंडीशन आईटीसी की वो है रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपके पास में गुड्स और सर्विस आपके पास रिसीव हो जानी चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लेम इट। अदरवाइज 2B में भी आपका अपीयर हो भी रहा है तो देन आपको उसको अवेल नहीं करना है, जिस महीने में आपको रिसीव हुआ है वो करना है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट भारत, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्या हाँ जी, मैटर ये है कि ऑडिट के अंदर दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में सेक्शन 16 के अंदर जो आईटीसी क्लेम करने अवेल करने के लिए कंडीशन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, इसके साथ में आपका ईवे भी चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज है आज के डेट के अंदर अभी भी आप ईवे जो है आप बाद में जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए कहीं पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कि पहले गवर्नमेंट ने बोला था 100 करोड़ वाले जो है उसको 7 दिन का टाइम है, वो बाद में विड्रॉ कर दिया। ई इनवॉइस और ईवे भी दोनों के दोनों आप बाद में कर सकते हैं। इनवॉइस आपने बना लिया आज, ईवे आपने बाद में मूवमेंट आपने बाद में किया। एक्सपोर्टर के केस में भी होता है, एक्सपोर्टर केस करने जिस समय आपको शिपिंग बिल बनाना होता है तो आपको इनवॉइस देना होता है। अभी एक कस्टमर का आया, उन्होंने कहा था कि आपको पेमेंट की लेनी है मेरे को, तो आपको ई इनवॉइस पर भिजवाइए, हम आपकी पेमेंट करेंगे, बाद में आप शिपिंग बिल बनाएंगे। इनवॉइस पहले बन गई, ईवे बाद में बन गया, तो डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ इट कि आपने आईटीसी पहले अवेल किया कि बाद में किया। भाई क्वेश्चन ये कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर बना, ईवे तो बनाओगे ना। डॉक्यूमेंट मैंने बनाया 30 नवंबर ये एक या आज के डेट के अंदर 16 अक्टूबर को मैंने बना दिया। ईवे मैंने बनाया 1 नवंबर को, तो डिपार्टमेंट को तो पता ही है कि मूवमेंट 1 नवंबर को हुआ है। यदि आपने अवेल यदि आपने अक्टूबर में कर दिया तो डिपार्टमेंट ऐसे पकड़ लेगा आपको। तो सर मैं ये कह रहा हूँ AI is working everywhere, you need to be very watchful, lot of things are happening and idea is कि we need to know about the law। हाँ सर, एक जगह जिसे अभी सर बहुत वेलकम सर, आइए सर। हाँ जी सर, ये जैसे एक्सपोर्ट जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया 18 लाख बिल बनाया एक्सपोर्ट का, और एक 16 को बना दिया यार, 1 नवंबर को मान लो शिप हुआ, तो शिपिंग बिल का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसकी वजह से उसमें चेंज हो जाती है। तो उसमें कुछ हमें जो सपोज करो टैक्स पेमेंट करके करना है, एक्सपोर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, तो उसमें सर उसके अंदर अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू है उसको मैन्युअली अमेंड करना पड़ेगा। किसमें वहाँ पे GST और आपको सर रिफंड तभी मिलेगा शिपिंग 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 में आजकल 2 वैल्यू आ रही है सर, एक तो आ रही है इनवॉइस वैल्यू आती है और एक आ रही है उसकी एक्सचेंज रेट। सर। पेमेंट ऑफ IGST रूट के अंदर आपको रिफंड तभी मिलेगा कि जिस समय आपके पास में जो शिपिंग बिल की जो वैल्यू है और इनवॉइस वैल्यू आपकी या तो इनवॉइस वैल्यू शिपिंग बिल से कम हो या मैच हो। सर ये डिस्कस करते हैं, रुको चावल जी भी आ रखे हैं, सब कुछ आ रखे हैं। इसके अलावा एक तक और बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस कर रहा हूँ सर। एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस समय हम ई इनवॉइस के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर एक हमारा रूल 48(5) है, ठीक है ना। यस, रूल 48(5) जो बोलता है वो ये कहता है कि एलिजिबल डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग आईटीसी, उस केस में कहते हैं कि यदि किसी सप्लायर को ई इनवॉइस देनी थी और उसने नहीं दी, so then in that case this will not be a valid document for availing ITC. Onus is on whom? Onus is on the recipient. तो ये हमें देखना है बेसिकली कि जिसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है
ये क्या ई इनवॉइस वाला डॉक्यूमेंट है या नहीं है। सर वो कैसे पता लगेगा कि उसकी उसके लिए आपके पास में ऐप है जिसके बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं कि आप कहीं पे भी वो रजिस्टर्ड है नहीं है। मोर ओवर एक अनदर पार्ट है सर, वो भी बात करते हैं। आपके पास में इनवॉइस है, क्या ये वही इनवॉइस है जो कि इसका क्यूआर कोड है? We know that आज के बाद टेक्नोलॉजी है, QR code can be pasted. So you are supposed to validate that invoice by the using the जो डिपार्टमेंट एक QR ऐप है वहाँ से आपको वेरीफाई करनी है। With this submission, I'm like basically putting my mind down, putting starting down basically. Thank you very much for giving a patient.